सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपना एक्सप्लोरेशन साइंस क्लास 9th की जो हमारी बुक है उसका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। आगे जाकर के फ्यूचर में जब भी आप जीव विज्ञान पढ़ रहे होंगे, ये सबसे फंडामेंटल टॉपिक होता है बायोलॉजी का, कि सेल्स को हमें पढ़ना होता है। तो एक एक करके समझते हैं। हम इसमें टू द पॉइंट होकर के चलेंगे। मेरा इसमें पर्पस ये रहेगा कि मेन आपको जिसका कॉन्टेंट है वो समझ में आ जाए कि मेन कॉन्टेंट क्या क्या पढ़ना है हमें। जब वो क्लैरिटी आ जाती है तो जो चीजें शुरुआत में दी गई है इसका कॉन्टेक्स्ट अपने आप को समझ में आने लग जाता है कि क्या क्या चीजें। जैसे स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी चीजें इंट्रोडक्शन में दी होंगी कि पूगा वैली में गर्म झरने बह रहे हैं, वहां लाइफ की शुरुआत हुई वगैरह वगैरह। ये कहानियां पढ़नी है आपको, बहुत प्यार से पढ़ लेना। मेरा अभी मेन फोकस है कि हम टू द पॉइंट सीधे डाइव करें, जो मेन चीजें पढ़ने वाली, ठीक है ना। नो डाउट ये सब भी पढ़ने वाला आप पढ़ना, लेकिन ये मेरा मेथोडोलॉजी रहेगा आपको पढ़ाने का। इसमें देखते हैं आपको कितना समझ में आता है, जरूर मुझे बताना। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मेरा भी टेस्ट हो रहा है आज तुम लोगों को बायोलॉजी पढ़ा करके। इधर देखो, चलो। तो बच्चों, हम क्या कह रहे हैं कि जो सेल है, सेल बेसिकली क्या चीज है। मतलब हम जब सेल की बात कर रहे हैं, टॉपिक है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कह रहे हैं। ये इसका नाम क्यों पड़ा, अगर हम ये समझ गए तो हमें सेल का एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मोटा मोटा समझे कि जैसे बच्चों हमारे पास एक ब्रिक होती है, ब्रिक कहने का मतलब एक ईंट होती है। उस ईंट ईंट को जोड़ करके आप लोग एक वॉल बनाते हो, फिर वो वॉल वॉल जुड़ करके आपका एक कुछ रूम बनता है, और फिर वो रूम रूम जुड़ जुड़ करके एक बिल्डिंग वगैरह बनती है। बहुत सारे रूम जुड़ करके बिल्डिंग बनाते हैं। क्या ऐसे ही कुछ होता है? आप मेरी बात समझ रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। जैसे ईंटें हैं, ईंटों से आपकी दीवार बनती है। मतलब अगर मैं बोलूं एक बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तो वो बेसिकली वो एक ईंट है। ईंट ईंट मिल करके ही फाइनली बिल्डिंग बनती है। प्रोसेस क्या होता है? ईंटों से मिला मिला करके दीवारें बनती है, दीवारों को मिला मिला करके कमरे बनते हैं, कमरों को मिला मिला करके बिल्डिंग बन जाती है। यही प्रोसेस होता है। तो जो फंडामेंटल यूनिट है उस बिल्डिंग की, वो क्या है? यूनिट ईंट है। अब ऐसा नहीं कि मास्टर हम ईंट को भी तो दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, तीन हिस्सों में नहीं। हम एक सिंगल एंटिटी की बात कर रहे हैं, वो ईंट है, उसकी बेसिक यूनिट फंडामेंटल, जिससे बार बार बनता है। जैसे रूबी क्यूब आप खेलते होंगे, तो रूबी क्यूब में आप देखते होंगे कि ऐसे तीन 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 ऐसे कलर्स रहते हैं, मतलब 9 कलर एक साइड में रहते हैं। तो वो 9 कलरों में जो एक कलर अगर आप उठाओगे, वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, वो यूनिट है। उसी को रिपीट कर करके वो स्ट्रक्चर बना है। जिस पर्टिकुलर चीज को के रिपीटेशन से वो स्ट्रक्चर बना है, वही बिल्डिंग ब्लॉक है। वैसे ही कुछ हमारी बच्चों बॉडी में भी होता है। हमारी बॉडी में क्या है? जैसे आप हमारी बॉडी में देखोगे, हमारी बॉडी जैसे हाथ है, पैर है, मुंह है, हमारा स्टमक है। ये चीजों को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो इसमें भी क्या होता है? हमारे पास सबसे छोटी जो एक यूनिट होती है, वो होती है, उसको हम कहते हैं सेल। मतलब अब ऐसे कुछ सोचो कि हमारी जो सबसे छोटी चीज है, यानी जिससे हमारी बॉडी, जिसके रेप्लीकेशन से बनी है, जैसे बिल्डिंग ईंटों को रिपीट कर करके बनी है, वैसी ऐसी क्या चीज है जो रिपीट कर 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 करके हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बना देती है, उसको हम कहते हैं सेल। बड़ा ही करामाती चीज है बायोलॉजी, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला। जो सेल है बच्चों, ये सेल आपस में रिपीट रिपीट होकर के टिश्यू फॉर्म करता है। टिश्यू सेल जिसे हम कोशिका कहेंगे, टिश्यू जिसे हम उत्तक कहते हैं। यानी बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो टिश्यू बन जाता है। जैसे बहुत सारी ईंटें मिल जाती है तो दीवार बन जाती है। अब ये बहुत सारे टिश्यूज जब मिल जाते हैं तो ये ऑर्गन बन जाता है। ऑर्गन मतलब कि जैसे आप समझते होंगे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किसी का लिवर होता है, किडनी होती है, ये ऑर्गन्स बन गए, स्टमक होता है, ये इस तरह के ऑर्गन बनने लग गए। अब ये बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो किसी स्पेसिफिक वर्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। यानी कि ऑर्गन से मिलकर फाइनली क्या बनता है? बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब इसको समझते हैं ऑर्गन सिस्टम कैसे। मतलब आपने सुना होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सांस वांस लेने का चक्करबाजियां जो होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड फ्लो के लिए जो सिस्टम होता है, वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे माउथ से लेकर के, लीवर से लेकर, बाकी सब चीजों को, इंटेस्टाइन से लेकर के जो चीजें होती हैं, वो सारे के सारे ऑर्गन्स, यानी माउथ है, स्टमक है, ये सब मिलकर के एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये सारे लोग मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इसके एग्जांपल हो गए। अब ये ऑर्गन सिस्टम ही अल्टीमेटली आपकी बॉडी बनाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है? मतलब हमारी बॉडी बहुत सारे सिस्टम का कलेक्शन है कहीं ना कहीं। मतलब हमारे उसमें ये सारे सिस्टम जितनों के मैं नाम ले रहा हूं, यही सारे सिस्टम जब मिल जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज कर रहे हैं, तो वही बॉडी है बेसिकली, है ना। तो बॉडी कुछ और नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। जैसे बहुत सारी बिल्डिंग मिलकर के एक सोसाइटी बन जाती है, बस वैसे ही करके यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक बॉडी बनाते हैं। तो बॉडी इज जस्ट लाइक अ सोसाइटी, ठीक है ना। गोकुल धाम, चलो हे जी रे। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि एक बेसिक सी बात बच्चों मैंने यहां पर करी है, इतना हमें समझ में आ गया। देखो, ये टॉपिक ऐसे हैं बच्चों कि आपने अपने हायर ग्रेड्स में दोबारा से इन्हें स्टार्ट करना है, लेकिन अभी हमारा पर्पस है कि एक बेसिक आइडिया हो जाए, हमें बेसिक आइडिया हो जाए। जहां जहां पे जितनी ज्यादा जरूरत रहेगी उतना हम डीप डाइव करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि अभी मुझे आपको ऐसे पढ़ाना है कि एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। अगर सारी चीजें आज ही के दिन पढ़ लोगे तो हो सकता है उसमें रिस्क है, क्योंकि हो सकता है पता चला एक बार अगर आपका मन उससे बेकार खट्टा हो गया तो आप वापस नहीं आओगे। तो फिलहाल हल्की हल्की कुछ तो बात समझ में आ रही है कि एक फंडामेंटल यूनिट जिससे हमारी बॉडी बनी है, उसका नाम सेल है।
इस सेल को बच्चों कहते हैं कि यार ये हमारी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी ये पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को बना रही है। तो एक तो फंडामेंटल यूनिट हो गई, उसके बाद फंक्शनल यूनिट भी, बेसिक फंक्शनल यूनिट भी यही है, यानी हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, ब्लड फ्लो कर रहा है, उसका सबसे जो माइन्यूट, अगर आप जूम इन करते रहोगे तो सबसे छोटा परफॉर्मेंस जो परफॉर्म कर रही है वो हो रही है सेल के अंदर। यानी इस सेल के अंदर इतनी सारी प्रोसेस, इस सेल के अंदर इतने सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसके कारण हमारा जो कुछ चलने वाली चीजें वो चल पा रही है। यानी अल्टीमेटली वो सारे काम अगर आप जूम इन करके देखोगे कुछ लगा करके माइक्रोस्कोप, तो जितने भी काम हो रहे हैं, मैं बोल रहा हूं से लेकर के हमारा ब्लड फ्लो कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, वो सारे काम टाइनी सेल्स के अंदर होते हैं। और सेल बहुत छोटे होते हैं, सेल बहुत बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं। अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे कितने छोटे होते हैं, माइक्रोमीटर की यूनिट के होते हैं, ठीक है ना। होने के लिए एटम वैसे देखा जाए तो सबसे छोटी चीज है, लेकिन हम उस लिहाज से बात नहीं कर रहे, क्योंकि सेल भी किसी ना किसी चीज का फिर बना हुआ है, प्रोटीन लिपिड्स वगैरह का, उस पर हम बात नहीं कर रहे। लेकिन वो ऐसी चीज जो परफॉर्मेंस करवा पा रही है किसी टास्क को, उसको हम सेल कह रहे हैं। अब देखो हमें क्या क्या पढ़ना है, ये स्केल दे रखा है, इसको देख लेना है। बता रहा है कि भाई यहाँ पे एटम, एटम से बड़े मॉलिक्यूल्स, फिर लिपिड, प्रोटीन, राइबोसोम, वायरस, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, न्यूक्लियस, यहाँ जाकर के, और यहाँ जाकर के फिर इसने बनाना चालू कर दिया होगा, इस रेंज में आने लग गया होगा, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है ना, सेल वगैरह 1 माइक्रोमीटर से लेकर के आगे 100 माइक्रोमीटर तक के बीच में। ये कुछ नहीं बता रहे, ये बोल रहे कि हम देखते कैसे हम, क्योंकि बच्चों को लगेगा कि यार किसी ने ऐसे ही बोलने लग गए क्या सेल है करके, तो कैसे पता चलता है। ये बता रहे हैं कि मेरे भाई यहाँ पर एक कुछ हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप कह रहे हैं। इसमें ऐसे करके आंख डाल करके, तुम लोग देखा होगा, तुमने कभी सीआईडी में सालून के कैसे कैसे करते थे, तो वो यही करते हैं। यहाँ पे आई पीस, यहाँ पे तुम अपनी आंखें रख करके नीचे देखते हो, यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है, यहाँ पर तुम अपना ऑब्जेक्ट रखते हो जिसको भी तुम्हें देखना होता है कोई स्लाइड में रख करके, और उसके अंदर तुम देखते हो। तो ये क्या करता है, बेसिकली एनलार्ज कर देता है पिक्चर को, जूम इन कर देता है, यानी कि कोई छोटी सी चीज है उसको एनलार्ज कर देता है। तो पहली बार सेल के बारे में जो पता लगाया वो 1665 के करीब रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इस चीज को, कि ऐसी कुछ चीज एग्जिस्ट करती है। उन्होंने एक डेड सेल के बारे में पहली बार बताया था। डेड सेल मतलब उन्होंने एक कॉर्क, एक पेड़ की छाल है, उस छाल में देखा, तो पेड़ यानी प्लांट, और प्लांट भी बेसिकली लिविंग होते हैं, मतलब वो भी हमारी तरह ही रहते हैं, तो उनके अंदर भी सेल मौजूद था, लेकिन वो डेड सेल मौजूद था। एक कॉर्क की स्लाइस को लेकर के उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट। तो फिर आगे जाकर के ल्यूवेनहॉक आते हैं, एक दूसरे साइंटिस्ट, और वो डिस्कवर करते हैं कि वो एक जिंदा सेल को देख लेते हैं, यानी कि वो ब्लड के अंदर देखते हैं, तालाबों में देखते हैं, तो बैक्टीरियाज वगैरह में वो जिंदा सेल को देख लेते हैं। तो लिविंग सेल को पहली बार ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया। उनसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ये रॉबर्ट हुक ने जब यहाँ डिस्कवर किया था, इंडिया में क्या चल रहा था उस समय पुरंदर की संधि हो रही थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, ठीक है ना, तो ये हो रहा था। अभी हम ये छोटी सी बात बता दी, और कुछ पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। और ये बताना चाह रहे हैं कि आज की डेट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम करते हैं। अभी हम आए नहीं टॉपिक पे, अभी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूं फॉर्मेलिटी के लिए। अभी मेन टॉपिक में आएंगे, अभी कुछ भी समझ में बस आना चाहिए, नोट्स मत बनाने लग जाओ, जो मैंने बोला कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। इतिहास भूगोल नहीं पढ़ रहे अभी हम मेन बात पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम बता रहे हैं कि जो ये लाइट माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ये इतने ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं होते कि आप इतना अच्छा डिस्कशन इससे कर पाओ। तो आज की डेट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आपके पास आ रखे हैं, जो अच्छा खासा इनलार्ज कर देता है चीज को, तो आपको एक बढ़िया सी पिक्चर दिखती है कि सेल में कौन कौन कैसे कैसे मस्ती मार रहा, उसके बारे में पता चल जाता है। और ठीक है, ये बता रहे हैं कि एक मिलीमीटर के बारे में शायद आपको पता होगा, माइक्रोमीटर वगैरह, ये अभी सिर्फ बता रहे हैं इसलिए ताकि आप थोड़ा सा एस्टिमेट कर पाओ कि साइज कैसा है, कितना छोटा है। तो हम अपनी नेकेड आई से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते सेल जैसी चीज को, ये तो आप मान के चलो, क्योंकि हमारी आईज की क्या होती है, एक रिजोल्यूशन लिमिट होती है, आईज की देखने की क्षमता होती है कि इससे वो छोटा नहीं देख सकती। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप एक लकीर और एक दूसरी लकीर खींचो, अभी मुझे पास से 2 लकीर दिख रही है, लेकिन मैं ऐसे दूर जाता रहूंगा, एक लिमिट ऐसी आएगी जहां मुझे दूर से ये 2 लकीरें 2 नहीं 1 दिखाई देंगी। तो हम कहते हैं ये आंखों की रिजोल्यूशन की लिमिट हो गई है, वो रिजॉल्व नहीं कर पाएगी, 2 चीजों को अलग अलग नहीं देख पाती है। तो ऐसे ही करके यहां पर भी हम इस छोटी सी चीज को इतना मैग्नीफाई हमारी आंखें नहीं कर सकती, हमारी क्षमताएं नहीं है इसकी, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये मैं नहीं बोल रहा इसके बारे में कुछ, मतलब नहीं बोल रहा, इसका हटाना थोड़ा रहा मास्टर, अभी इसमें हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत सेलेक्टिवली पढ़ा रहा हूं आपको। अब इधर देखो, हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यहां से हमारा टॉपिक शुरू हो गया, यहां से हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल का मतलब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या होगा। एक बार इसको पढ़ने की कोशिश कर लो, पढ़ने का मन करे तो पढ़ लो तुम लोग, ठीक है। फिर मैं बताता हूं, ये पढ़ लिया पहला वाला पेज। अभी देखो मैं बताता हूं कि सेल में क्या होता है, जो आप जैसा मैं बता रहा हूं वैसा सुनो, नोट्स बिल्कुल मत बनाओ, ये मैं आपको दे दूंगा और वैसे भी आपकी बुक ही है ये। इसके बाद मैं दोबारा सेल को पढ़ाऊंगा, वो अलग उसमें। अभी ये इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि पता चले कि क्या क्या पढ़ना है, इसलिए बुक को ले रखा है रेफरेंस के लिए। इसके बाद मैं अपने स्टाइल में मेरे जो दूसरे नोट्स हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद दोबारा डालूंगा एक और। फिलहाल देखो
ये सेल है, मतलब ये जो सेल टाइप का ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर आप मान लो कि एक सेल टाइप का है। सेल का मतलब कुछ एक ऐसी चीज जो मैंने बोला एक टाइनी सा कुछ एक चीज है जहां के जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, जो हमारी बिल्कुल फंडामेंटल यूनिट है बेसिकली बॉडी के। ये सेल बच्चों जो रहता है, ये इसकी जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये सेल को बाकी एनवायरनमेंट से अलग कर रही है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल है, ट्रिलियन ऑफ सेल्स है, तो एक सेल दूसरे सेल से अलग होगा या दूसरे पार्ट से अलग हो रहा है तो उसके लिए एक बाउंड्री बीच में लगी हुई है। इस बाउंड्री को बच्चों एक नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस बाउंड्री को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो या बेसिकली इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ये करती क्या है? बेसिकली ये सेल को प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से, यानी कि सेल के कंटेंट को प्रिजर्व करने का काम करती है, क्योंकि इस सेल के अंदर बहुत सारे काम चल रहे हैं, अभी हम देखेंगे। जैसे एक फैक्ट्री होती है वैसे ही एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री की बाउंड्री है, फेंसिंग हो रखी है यहाँ पे, इसके बाहर की एक्टिविटीज अलग होती होगी एनवायरनमेंट की, और यहाँ अंदर सेल में कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, कुछ कुछ चीजें बन रही है, बहुत सारी चीजें बन रही है, बहुत सारे लोग बैठे हुए अंदर, पता नहीं क्या क्या करामाते कर रहे हैं, अभी हम देखते हैं अंदर। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, लेकिन अभी सिर्फ बता रहा हूं कि हमारा मेन स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। ये इसके अंदर सेल है, ये सेल के अंदर फ्लूइड टाइप का भरा रहता है, फ्लूइड मतलब एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, ऐसा समझो पानी टाइप का भरा हुआ, जैसे एक वाटर बलून होता है। तो वाटर बलून टाइप का ले लिया आपने एक सेल, वाटर बलून को बहुत छोटा कर दो, बस वही सेल है ऐसा मान लो। तो उस वाटर बलून के अंदर जैसे वाटर होता है, फ्लूइड होता है, वैसे ही इसके अंदर भी फ्लूइड है, ठीक है ना। मतलब फ्लूइड का मतलब बेसिकली होता है जो इतना भी तरल नहीं है कि बिल्कुल पानी जैसा, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली कैसी होती है ना, तो वैसा टाइप का। अब इसके अंदर यहां पर सेंटर में कहीं ना कहीं यहां पर एक न्यूक्लियस टाइप की कुछ एक चीज होती है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस को हम कहते हैं कि सेल का ब्रेन है, या एक तरह से सेल जितने कारनामे कर रहा वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस उसको गाइड कर रहा है। न्यूक्लियस इनका कमांडर इन चीफ है। और यहां पर यानी यहां पे मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहां पर पे आपका जेली लाइक सब्सटेंस है। इस जेली लाइक सब्सटेंस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसलिए कहते हैं बच्चों, जो साइटो वर्ड होता है ये सेल के लिए यूज होता है, मतलब कि अगर हम सेल को साइंटिफिकली कहें तो सेल को साइटो वर्ड यूज किया जाता है, इसीलिए सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है, सेलोलॉजी नहीं कहा जाता। तो सेल के बारे में अध्ययन करना या पढ़ाई करना साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटो वर्ड आएगा तो वो ध्यान रखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइटोप्लाज्म यानी कि ये इसके अंदर का जो फ्लूइड भरा हुआ है इस सेल के अंदर, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर मैंने कहा एक न्यूक्लियस टाइप की कुछ चीज होती है, फिर अभी न्यूक्लियस के अंदर भी जाएंगे लेकिन अभी नहीं जा रहे। ये न्यूक्लियस होता है बेसिकली जो ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है, यानी कि जो भी एक्टिविटीज होती है सेल की वो परफॉर्म करवाने का इसका काम होता है। उसके अलावा मतलब मैंने आपको तीन चीजें बता दी इसमें, और यही तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं इसका नामकरण यहां पे कर देता हूं। ये है आपका न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। तो ये बच्चों आपका न्यूक्लियस है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि तीन चीजें फिलहाल सेल स्ट्रक्चर में आपको समझनी है। एक सेल का सबसे बाहर की आउटर मोस्ट लेयर, जहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, जो बेसिकली सेल को स्ट्रक्चर, सेल के कंटेंट को प्रिजर्व करती है आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी डिफाइन करती है कि क्या सब्सटेंस सेल के अंदर आ सकता है और क्या सब्सटेंस सेल के बाहर जाएगा, क्योंकि अंदर बाहर होगा। एक फैक्ट्री बना करके अंदर बाहर भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री बनाओगे, कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट बना करके फैक्ट्री के अंदर ही कंज्यूम थोड़े ना होगा, उसको बाहर कहीं उसकी यूटिलिटी होगी। ठीक उसी प्रकार से फैक्ट्री के अंदर कुछ रॉ मटेरियल भी आएगा। तो उसी तरीके से इस सेल के अंदर कुछ चीजें अंदर आती हैं और कुछ चीजें बाहर जाती हैं। जो चीजें अंदर आती है उन्हें एंडोसाइटोसिस कहते हैं, क्योंकि साइटोसिस वर्ड आपको समझ में आ रहा है क्यों, और एंडो मतलब ऐसे। एंडोसाइटोसिस अगर सेल के अंदर कुछ आ रहा है और सेल से बाहर कुछ जा रहा है तो हम एक्सोसाइटोसिस उसको प्रोसेस को कहते हैं। तो कुछ अंदर आ रहा है, कुछ बाहर जा रहा है, कुछ इंपोर्ट हो रहा है, कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे कि किसमें होता है, फैक्ट्रीज वगैरह में होता है। तो तीन चीजें जो हमें यहां समझ में आई है, एक नंबर एक कि हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आई है कि एक चीज कुछ होती है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है। दूसरा हमें समझ में आया कि साइटोप्लाज्म कुछ चीज होती है, यानी कि एक ऐसी चीज होती है जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। तीसरी चीज हमें समझ में आई यार एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें एग्जिस्ट करता है, यानी कि न्यूक्लियस का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर एक कोई ना कोई आपका मैनेजर होता है या सुपरवाइजर होते हैं, उसी प्रकार का सुपरवाइजर आप समझो न्यूक्लियस को होता है। सिर्फ इतना ही नहीं होता, और भी कुछ होता है। मैंने कहने का मतलब है ये तीन को हम एक बार के पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझो कि और छोटी छोटी चीजें अगर आपका पढ़ने का मन है तो मैं बता देता हूं। ऐसे ही इसमें छोटे छोटे कुछ और चीजें भी एग्जिस्ट करती है, जैसे फैक्ट्री के अंदर मशीनें होती हैं, वैसे ही करके इसमें भी छोटी छोटी कुछ कुछ और लोग होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, है ना। जैसे आप फैक्ट्री के अंदर जाते हो तो अलग अलग इंप्लॉइज के अलग अलग काम होते हैं, मतलब फैक्ट्री के अंदर एक सुपरवाइजर होता है, तो सुपरवाइजर के अलावा भी तो लोग होते होंगे, कुछ वर्कर्स होते होंगे, कोई कुछ करता होगा, कोई कुछ करता होगा। तो ऐसे ही अलग अलग लोग होते हैं यहाँ पर। जो वो अलग अलग लोग होते हैं उनको अभी हम पढ़ेंगे, उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज।
यानी कि वो सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं, यानी कि वो एक तरह के ऑर्गेनेलीज का मतलब है ऑर्गन ही, लेकिन छोटे छोटे ऑर्गन कहने के लिए उसको ऐसा वर्ड यूज किया। तो ऑर्गेनेलीज कहने का मतलब है छोटे छोटे ऑर्गन, बेसिकली कहने का मतलब है ऐसे छोटे छोटे कुछ लोग यहां मौजूद होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। आपने शायद नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया सुना होगा। आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शायद नाम सुन लिया होगा, नहीं सुना होगा, इट इज कंप्लीटली ऑलराइट। आपने शायद राइबोसोम्स का नाम, लाइसोसोम का नाम आपने सुना होगा, गोल्जी बॉडी का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो यही पढ़ना है। यही लोग हैं इसके जो अंदर रहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज जिन्हें हम कहते हैं। तो बस इतनी सी बात है। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज इस साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। बस एक बात अभी हल्का सा बेसिक और बता देता हूं आपको, वो क्या है वो समझना जरा। जैसे बच्चों अगर तुम लोग यहां पर देखोगे, मैं एक काम करता हूं, ये ब्लू टाइप का आपको जो दिख रहा है, ये ब्लू टाइप की जो चीज है, मैंने इसको कहा कि ये है साइटोप्लाज्म। ये ब्लू वाली चीज को मैंने साइटोप्लाज्म कहा, यानी कि ब्लू वाली चीज मैं कह रहा हूं कि ये ब्लू कलर का जो पूरा लिक्विड सा भरा हुआ है ये साइटोप्लाज्म है, ये कहा। तो ये रेड कलर का जो है न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ लिक्विड भरा होता है, यानी कि जो ये न्यूक्लियस है, अभी हम डिटेल में हर एक को पढ़ेंगे, डिटेल मतलब जितना हमें अच्छा मजा आएगा उतना पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं आपको मैं ऐसा नहीं कि आज पढ़ने के बाद तुम बायोलॉजी के बिल्कुल बादशाह बन के निकलोगे, मैं खुद नहीं बन पा रहा, तुम कहां से बनोगे, इधर देखो चलो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक फ्लूइड तो बाहर पे है, न्यूक्लियस के बाहर पे और सेल के अंदर, क्लियर है, इसको साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, क्लियर है, सेल का प्लाज्मा यानी सेल का लिक्विड मटेरियल, फ्लूइड मटेरियल। ऐसे ही जब आप न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के अंदर अगर आप जाओगे तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है, जैसे रेड कलर मैंने फिलहाल कर रखा, इस वाले को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि ये क्या, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है इसीलिए ऐसे लोगों ने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब ये भी एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो इसके अंदर भरा हुआ, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर वाले को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो ब्लू कलर का है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को दोनों को मिलाकर के कंबाइनली प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अगर ये ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे भाई अगर न्यूक्लियोप्लाज्म आपने और साइटोप्लाज्म आपने मिलाया तो ये दोनों मिलकर के प्रोटोप्लाज्म, प्रणव पांडे बना रहे, इधर देख रहे हैं, तो इस तरह से ये हो गया। तो क्या है इसका नाम, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस के अंदर का प्लाज्मा है, न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड है, फ्लूइड है, और साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के बाहर लेकिन सेल के अंदर ब्लू कलर का है। इन दोनों को मिलाकर के बनता है न्यूक्लियोप्लाज्म रेड कलर का जो है, और साइटोप्लाज्म जो ब्लू कलर का है। गॉट इट, बेसिक समझ में आ गया। अभी ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, अभी शुरू हो रहा है। तो आपको मेन समझ में आ गया कि भाई जो सेल हम बात कर रहे हैं, बहुत छोटा सा जो सेल है, जो एक बलून की तरह, वाटर बलून की तरह, उसकी वाटर बलून की जो लेयर है, बेसिकली जो वाटर बलून का जो लेयरिंग पार्ट है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन पार्ट ये है कि जो अंदर इतने सारे करामातें चल रही फैक्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए, फैक्ट्री के अंदर के कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है। उसको जिस चीज की जरूरत है फैक्ट्री के अंदर के लोगों को, उस चीज को अंदर आने देती है, और यहां से जो चीज बाहर भेजनी है उसे जाने देती है, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे नहीं भी आने देती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। इसीलिए क्योंकि ये कुछ आने दे रही है, कुछ जाने दे रही है, सबको आने नहीं दे रही, सबको जाने नहीं दे रही, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि परमिट तो करती है आने के लिए, लेकिन सेलेक्टिव लोगों को करती है, और सेलेक्टिव लोगों को जाने के लिए और आने के लिए परमिट करती है। बेसिक समझ में आ गया। बस मैं ये चाहता था कि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। अब एक एक करके हम डाइव करेंगे टॉपिक्स के बारे में, तो हमें कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, जैसे ही बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल, जो मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट वही है, आप लोग पढ़ लोगे, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना, वही कुछ है। एक दो पॉइंट अगर बाई चांस मेरे छूट रहे होंगे, उसमें लिखे होंगे, तो वो आपको देखकर समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दिया, और मैं लाइन टू लाइन पढ़ने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं। अभी बच्चों ये आएंगे, यहां पर एक एक्टिविटी है, आप घर बैठे आराम से बहुत मजे मस्ती में कर सकते हो इस चीज को, आलू काट करके करने वाली एक्टिविटी होती है। मैं आपको समझाता हूं कि एक्टिविटी में हो क्या रहा है। इस एक्टिविटी में मतलब अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता द पोटैटो पीस वेल्स, देखना पड़ेगा कि ए में बी में किसने क्या क्या डाला, बीकर विद सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन ए। हाँ चलो मैं बताता हूं। इसमें बच्चों इन्होंने क्या किया, जो बीकर ए है इसमें एक सिंपल प्लेन वाटर है, घर से टैप वाटर लिया, डाल दिया, और यहां पर जो बीकर बी है इसमें टैप वाटर था, लेकिन आपने इसमें एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन किसका, या तो आपने बहुत सारा नमक डाल दिया इसके अंदर, तो नमक का एक बहुत भयंकर सॉल्यूशन बन गया जिसे आप पी नहीं सकते, इतना नमकीन है वो।
या तो फिर आपने शुगर का सॉल्यूशन बना दिया, बिल्कुल सिरप बना दिया एकदम जैसे जलेबी के लिए बनाते हैं। तो ये एक तरह से आपने यहां पर एक शुगर या फिर सॉल्ट का सिरप बना दिया, इस तरह से सॉल्यूशन बना दिया, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और यहां प्लेन वाटर है। आपने इसमें एक एक पीस आलू, दोनों के वेट मतलब इक्वल मासेस के, दोनों का आपने मेजर किया, दोनों इक्वल इक्वल मास के हैं, दोनों को टक टक करके इसके अंदर डाल दिया। कुछ टाइम के लिए आपने इन्हें छोड़ दिया। इन भाइयों को जब आपने छोड़ दिया तो कुछ टाइम बाद आप ये देखोगे कि जो ये वाला जिसमें आपने सॉल्यूशन रखा, सॉल्यूशन वाले में डाला था, जैसे नमक के घोल में जब आपने अपना आलू डाला था, वो आलू आपका श्रिंक हो गया, वो आलू श्रिंक हो गया। और जो ये वाला आलू था जो कि आपने प्लेन वाटर में डाला था, ये फूल गया, स्वेलो हो गया। अब ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये समझ में थोड़ा मोटा अभी फिलहाल आया। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम समझते हैं कि ये क्या क्या हुआ यहां पर। तब आप वापस आकर के जब इस चीज को देखोगे तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा कि ये वाला श्रिंक क्यों हुआ था और ये वाला स्वेल क्यों हुआ था, फूल क्यों गया था। यानी जब आप इसको बाहर निकाल के देखोगे, इसका मास कुछ कम हो गया होगा और इसका मास कुछ बढ़ गया होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी और समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे भाई हम आकर के देखते हैं। ये पता नहीं कुछ तो कह रहे हैं ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आई गेस आप लोगों को समझ में आता होगा, आपने अपने पिछले ग्रेड्स में पढ़ा होगा। लेकिन चलो मान लेते हैं आपने नहीं पढ़ा, तो मैं आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बहुत सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। तो बच्चों हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब विसरण होता है वैसे हिंदी में, जहां तक मुझे पता है। डिफ्यूजन में क्या होता है एक बार समझते हैं। आपने कभी सेंट ढूंढ रहा, मैं आजकल मिल नहीं रहा है ढंग से जो लॉन्ग लास्टिंग होगा, बताना कोई नाम ढंग का। तो बच्चों अच्छा मास्टर, खुशबू तो किससे, किरदार से आनी चाहिए। अच्छा चल ठीक है, चल चाहिए, हटा सावन की घटा। तो बच्चों इत्र लिया आपने और इत्र को आपने स्प्रे मारा अपने ऊपर। जैसे ही आपने इत्र का स्प्रे मारा, आपने यहां स्प्रे मारा, वहां आपका दोस्त बैठा हुआ रूम के दूसरे कोने में, वो कह रहा है यार बड़ा मस्त खुशबू आ रही है एकदम से। आपने अगरबत्ती जलाई और अगरबत्ती यहां जलाई, वहां तक खुशबू आने में लगी पड़ी हुई। तो ये क्या हो रहा है कि आपने यहां पर जैसे ही स्प्रे किया, जैसे आपने जैसे ही यहां पे स्प्रे किया, तो यहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वो जो मॉलिक्यूल्स है जिनसे खुशबू आ रही है, वो यहां पर इस पर्टिकुलर इलाके में उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया। जिस पर्टिकुलर जगह पे आपने स्प्रे किया था वहां पर बहुत हाई अमाउंट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वो खुशबू वाले आ गए। और जबकि इसके दूर दूर आप जाओगे तो उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि उनका अमाउंट कम है कुल मिलाकर के। यहां बहुत ज्यादा अमाउंट में, वहां बहुत कम अमाउंट में। तो डिफ्यूजन इसी प्रोसेस को कहते हैं कि जहां सॉल्यूट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। लो कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब जहां उसका अमाउंट कम है और जहां उसका ज्यादा है। तो जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ फ्लो करता है, जिसके कारण वो पूरे कमरे में आपका फैल जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये एग्जांपल था, एक वाटर है, उसमें आपने डाई डाल दी, इंक डाल दी, आपने इंक की एक बूंद डाली। वो बूंद जैसे ही गई, जिस पर्टिकुलर जगह पे गई वहां उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन था, बूंद ने फटाफट पूरे सॉल्यूशन में फैल गई ताकि वो अपने कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सके, डाइल्यूट कर सके। यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फैली, तो पूरा का पूरा जो पानी था अब वो नीला हो गया। ये समझ में नहीं आया? रुआवजा पिया होगा, तो अपने पानी है, पानी में रुआवजा डालो, कितना कॉन्सेंट्रेटेड रुआवजा का सिरप जैसे ही जाता है, आप थोड़े देर बाद छोड़ दो, वो धीरे 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 पूरे पानी को कवर करता है, पूरे पानी में फैल जाता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करता है। तो हो क्या रहा है इस कहानी में कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, तो हम उसको कह रहे हैं कि ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। यानी कि पार्टिकल यहां पर क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो कर रहे हैं। ग्रेडियंट का मतलब ढाल होता है, हम मैथ्स में भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं इतने बार ग्रेडियंट। तो कुल मिलाकर के जहां पर ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट मतलब ऊंचाई और नीचाई होती है, जहां ऊंच नीच होती है, कि जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो वहां हाई से लो की तरफ क्या होता है, फ्लो करने लग जाता है वो सॉल्यूट या वो जो भी पार्टिकल आपका था। तो आपको डिफ्यूजन थोड़ा तो समझ में आया होगा। अब डिफ्यूजन के बाद एक चीज अपने पास होती है, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। जैसे ये वाला जो अपने हिंदी माध्यम वाले हैं, ये विसरण है, और ये वाला है आपका परासरण, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, अगर हम इसको समझें कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस भी ऑलमोस्ट यही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से, मतलब रिश्ता वही, सोच नहीं। अभी देखते हैं कि क्या करता है ये ससुरा। इसके पास पूछेंगे भैया हम ऑस्मोसिस से कि आपके क्या क्या, आप क्या क्या करते हो, जरा हमें बताइए जरा। तो ऑस्मोसिस कह रहा मेरे भाई देख, मेरा भी हिसाब किताब वही है, करना मुझे भी वही है, मुझे भी इक्विलिब्रियम पसंद है, मुझे भी इक्वल पसंद है, मुझे भी मतलब मुझे भी समाजवाद सोशलिज्म पसंद है। मैंने कहा करोगे क्या, बोल रहा ये करूंगा कि जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक यूट्यूब है, हाँ यूट्यूब से याद आया वीडियो को लाइक करने की जरूरत है। यूट्यूब बोल रहा मास्टर वीडियो लाइक नहीं कर रहे बच्चे तुम्हारे,
देखते तो पूरा पूरा है, ये तो हम भी देख रहे हैं, यूट्यूब बोल रहा, लेकिन लाइक नहीं कर रहे तुम्हारी वीडियो। इधर देखो बच्चों, तो यहां पर एक आपने एक सेमी परमिएबल सी कुछ एक मेम्ब्रेन आपने डाल दी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि जिससे, जैसे कभी कभी आप करते होंगे घर में, आपने देखा होगा कि भाई दूध फटी आज, तो कपड़ा बांधा और कपड़े में दूध ऊपर से करा, तो दूध दूध कुछ कुछ पार्ट निकल गया, ऊपर ऊपर कुछ रह गया, ले भाई उसकी पनीर बना दी। तो करा ऐसा कभी? तो सेमी परमिएबल टाइप की लेयर हो गई वो आपकी, वो जो कपड़े की लेयर थी टाइप की एक तरह की, तो कुछ जा रहा है कुछ नहीं जा रहा है। तो यहां पर बच्चों मान लेते हैं कि कुछ एक ऐसा है, फॉर एग्जांपल शुगर सिरप है या सॉल्ट सिरप है, ऐसा कुछ है यहां पर, शुगर सिरप सॉल्ट सिरप है, जिसके कारण यहां पे बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है। यानी इस तरफ आपका बहुत ज्यादा वैसा पानी है जो कि बिल्कुल सिरप मतलब शुगर का पानी है, एकदम बिल्कुल मीठा एकदम, या फिर बिल्कुल नमकीन पानी है, एक मान लो कुछ भी, या तो बिल्कुल मीठा मान लो। और बाकी यहां पर फ्लूइड है, यानी यहां पर क्या है, यहां पर क्या है मेरे भाई, यहां पर पानी पड़ा हुआ, ऐसे ऐसे करके पानी पानी पड़ा हुआ, और यहां इनका कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली काफी कम है, यानी एक दो इक्के दुक्के लोग हैं यहां पर ये, ठीक है। तो ये जो आपका सॉल्यूट है बेसिकली, ये यहां पर सॉल्यूट जो आपको दिख रहा है, इस तरफ काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन में, और इस तरफ जो आपका सॉल्यूट है बेसिकली वो काफी क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन में, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन में, यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहता है कि जो आपकी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसके थ्रू इस समय क्या होगा, जो सॉल्यूट यानी कि जो सॉल्वेंट यानी कि जो वाटर होगा, कुल मिला के सॉल्यूट सॉल्वेंट के चक्करबाजी छोड़ दो, जो वाटर होगा, ये वाटर क्या करेगा, वाटर बोलेगा यार भाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि एक जगह बहुत हाई चीज हो गई कुछ, और एक जगह बहुत लो हो रही है, यानी यहां तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन में, यहां बहुत कम है। तो ये बोलता है कि मैं क्या करूं, वहां क्या होता था, पार्टिकल मूव कर जाते थे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यहां पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेम्ब्रेन इन्हें अलाउ नहीं कर रही। ये मेम्ब्रेन पानी को अलाउ कर सकती है, कि पानी को बोल सकती है तुझे जाना है तो तू जा। तो मेरे भाई ये क्या हो गया कि एक लाइन को अगर आपको छोटा करना है तो उसका दूसरा तरीका क्या है, अपनी लाइन को बड़ा कर दो, उस पर बिना छेड़छाड़ किए। वैसे ही अगर आपको आपको अपने आप को भी कॉन्सेंट्रेशन में लाना है उसके बराबर, तो अब आप आ तो सकते नहीं हो क्योंकि ये लोग तो जा नहीं सकते वहां, तो आप पानी भेज के उसको लेस सैल्यूट कर दो, खुद तो जीत नहीं पा रहे दूसरे को हरा दो, वाह बेटे वाह। तो यहां पे कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि यहां से आपका, मैं अगर कलर समझ नहीं आ रहा कौन सा करूं, तो बच्चों यहां से अब वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा इस तरफ, यानी कि वाटर आपका यहां से इस मेम्ब्रेन से होता हुआ इधर की तरफ जाने लग जाएगा। अब आप सोचो कि एक आपके पास एक पानी है और उसमें चीनी का सिरप मिला हुआ, बहुत ज्यादा चीनी हो गई, तो अब आपके पास क्या तरीका है इसको कम करने का, बताओ क्या कर सकते हो। तो अच्छा तरीका भाई पानी मिलाते हो, टैप वाटर के आगे रख दे, टैप के आगे रख दे, पानी गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा, डाइल्यूट कर देगा उसे। आप समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे एक नमकीन पानी है, बहुत ज्यादा हो गया नमकीन पानी, तो क्या करोगे भाई, मिलाते रहो मिलाते रहो मिलाते रहो, उस पर पानी मिलाते रहो पानी मिलाते रहो पानी मिलाते रहो, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो बस यही हो रहा है यहां पर कॉन्सेंट्रेशन हाई से लो की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन सॉल्यूट नहीं जा रहा, वो पार्टिकल्स नहीं मूव कर रहे जैसे वहां कर रहे थे, क्योंकि पार्टिकल तो हाई से लो की तरफ ही मूव करते हैं, यहां वाटर मूव कर रहा है ताकि वो उस वाले को डाइल्यूट कर सके, और अल्टीमेटली क्या हो सके, वहां पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके कॉन्सेंट्रेशन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये है आपका क्या, ऑस्मोसिस, और ये है आपका डिफ्यूजन। आपने आरओ का नाम सुना होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस उसका फुल फॉर्म होता है, वो इसी मतलब वो रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे काम करता है। फिलहाल आपको बच्चों समझ में आ गया, अभी आप पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी के साथ जो मैंने कहा वो एकदम समझ में आएगा। जो मैंने कहा, वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर्स रूट सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ये कह रहा है कि वाटर जो सॉइल से एंटर करता है रूट सेल में, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही करता है। आप समझ रहे हो इसमें क्या होता होगा, इसमें भी ये होता होगा, जैसे आपके ये पेड़ है, पेड़ की ये जड़ें हैं, वाह मास्टर क्या पेड़ है, ये पेड़ यहाँ पे सॉइल है, इस सॉइल में यहाँ पर पानी 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 पड़ा हुआ, ये पानी पानी पड़ा हुआ, ये सॉइल है और सॉइल से पानी पड़ा हुआ, इसको पानी को खींचना है जड़ों को। तो बेसिकली क्या होगा कि जो ये जड़ें हैं, इन जड़ों में बहुत सारे सॉल्ट वगैरह या बहुत सारे आयंस वगैरह होते हैं, अलग अलग प्रकार के, पोटेशियम नाइट्रेट कुछ भी होते हैं, तो नाइट्रोजन वगैरह कुछ तो होता है इसमें, अलग अलग तरह की इसमें कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है काफी। तो इसमें क्या होता है, इस कॉन्सेंट्रेशन को वो करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए या इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, सॉइल से जो वाटर होता है, वाटर इसकी तरफ मूव करना चालू कर जाता है, और वाटर इसकी तरफ मूव करना चालू कर जाता है, तो इस तरीके से वाटर फ्लो कर जाता है। वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर्स रूट सेल बाय दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के ही प्रोसेस से पानी जड़ों से पानी चढ़ता है। ये फिलहाल है, बाकी और भी फिजिक्स के प्रिंसिपल है, कैपिलरी वगैरह, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक यह है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए। जिस लाइन में कंफ्यूजन आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे, हाँ यार, जिसमें कंफ्यूजन आ रहा है उस लाइन को ही छोड़ देंगे, बाद में देख लेंगे। हमें अभी एक ब्रॉड पिक्चर समझनी है, मोटा मोटा क्या हो रहा है, बाकी फिलर्स जो होंगे हम भर लेंगे।
अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी कुछ बातें हो गई कि आपको समझ नहीं आया। अभी भाई हमने छोटी मोटी बातें करी, सेल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन ये पढ़ने से पहले एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे, उस चक्कर में मुझे कुछ पढ़ाना पड़ा। अब आप बोलोगे मास्टर ये पढ़ने से फायदा क्या? जब तक इस स्लाइड का फायदा नहीं होगा आगे तो कोई फायदा नहीं है स्लाइड को पढ़ने का, तुम मत पढ़ना। अब देखो इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा होगा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन है बच्चों। एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अब ये सुनने में इतना इतना कूल लग रहा है, घर जाके स्टाइल मारियो ऐसे जाकर के आज कि मैंने आज ये सीखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया बहुत ज्यादा, ऐसे करके थोड़ा से मारियो, लगना तो चाहिए कि पढ़ रहा मास्टर से। तो इधर बिल्कुल मत देखो तुम, मैं बताता हूं तुम्हें कहां देखो बच्चों। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ऐसा हुआ, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, यानी वो जो मैं शुगर सिरप, जो शुगर सिरप वाली चीज टाइप की कह रहा था, उस टाइप के सॉल्यूशन को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हो, ठीक है ना। असल में ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये रिलेटिव टर्म है, क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, सवाल ये होता है। जैसे फिलहाल एग्जांपल के लिए आपने कुछ किशमिश ले लिए, इसने क्या लिए, कुछ भी ले लिया, मैंने अंगूर ले लिए, चल मैंने अंगूर ले लिए बच्चों, अंगूर डाल दिए मैंने पानी के अंदर, लेकिन ये पानी पानी नहीं है, ये पानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि उन अंगूरों के अंदर जितना कॉन्सेंट्रेशन है उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बाहर पानी में, क्योंकि अंगूर के अंदर भी शुगर है, अंगूर के अंदर भी शुगर है, लेकिन तुम लोगों ने प्लेन वाटर नहीं रखेगा, वाटर के अंदर इतनी शुगर डाल दी, इतनी शुगर डाल दी, 2-3 किलो चीनी खाली कर दी इस पानी में, इतने से 1 गिलास पानी में 2-3 किलो चीनी तुमने यहाँ पे क्या कर दी, खाली कर दी। तो ये बहुत ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो बाहर की जो पानी है उसमें बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है शुगर का, अगर हम शुगर को एग्जाम्पल ले लें किसी भी चीज को, यानी वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। और जो हमारा ये अंगूर है, ये कंपैरेटिवली अंगूर खट्टे हो गए, उसके वो इतना मीठा हो गया कि अंगूर खट्टे लगने लग गए हमें। तो कुल मिलाकर के अंगूर अब कंपैरेटिवली जो यहाँ पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये कंपैरेटिवली लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, और बाहर का जो सॉल्यूशन है, जो ये पानी पानी भरा हुआ बाहर पे, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में, यानी वो बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन का जब भी चक्करबाजी होती है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले इलाके से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले इलाके की तरफ पानी बहना चालू हो जाता है। क्यों? ताकि वो इसके कॉन्सेंट्रेशन को भी डाइल्यूट कर सके। तो ये अंगूरों के अंदर भरा हुआ जो पानी था, ये कोशिश करेगा कि यार अब क्या करें, बाहर वाला तो इतना जबरदस्त मीठा हो रखा, तो अंगूरों के अंदर का पानी निकलेगा और फटाफट से वो पानी निकल के उस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा, जो बाहर का जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और बेचारा निकालता रहेगा पानी अपना, निकालता रहेगा पानी, निकालता रहेगा पानी, जब तक की कोशिश करेगा जब तक मेंटेन ना हो जाए। या तो वो मेंटेन हो जाएगा या तो इसके अंदर का सारा पानी निकल जाएगा। तो अब इसके अंदर का इतना पानी निकल गया बेचारे का कि ये छुटका सा हो गया, बिल्कुल सिकुड़ गया, अंगूर थे किशमिश बन गए। तो अंगूर से किशमिश बनाने की निंजा टेक्निक समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कुल मिलाकर के बच्चों, अंगूरों से किशमिश अगर आपको बनाना है तो अंगूर को ऐसे सॉल्यूशन में डाल दो जो जबरदस्त कॉन्सेंट्रेटेड हो। अब जरूरी नहीं है वो मीठा ही हो, वो आपका नमकीन भी हो सकता था, सॉल्टी सॉल्यूशन होता। तो कुल मिलाकर जब बाहर का सॉल्यूशन कंपैरेटिवली हायर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो जैसे ही आप अंगूरों को डालोगे तो अंगूरों के अंदर का पानी निकल के उस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा, और इस चक्कर में वो पानी निकल के श्रिंक हो जाएगा, जैसे कि हमारा आलू हुआ था पीछे। यहां देखो, ये आलू श्रिंक क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसको शुगर सिरप या फिर आपने इसे सॉल्टी सिरप में डाला था, सॉल्टी सॉल्यूशन में डाला था, जिसके कारण इस आलू के अंदर का जो पानी था वो सारा उसको न्यूट्रल करने के चक्कर में बाहर निकल गया। वो न्यूट्रल हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसका ये हाल हो गया बेचारे का, ये पूरा का पूरा सूख गया, मुरझा गया एकदम से, वेट कम हो गया इसका। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बहुत क्लियर है। हाइपर मतलब वैसे भी बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा है भाई बाहर वाला सॉल्यूशन। अभी एक दूसरा टाइप क्या होगा बच्चों, खुद ही सोचो, एक होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक इसका ऑपोजिट है कि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन काफी लेस है और अंदर वाला भयंकर है। यानी इस बारी में फिर से किशमिश ले लेते हैं, अभी किशमिश ले लो लेकिन बाहर वाटर ले लो, आप इस बार बाहर प्लेन वाटर ले लेते हैं और अंदर फिर से नहीं किशमिश नहीं सॉरी अंगूर ले लिए फिर से, और बाहर पे या छुआरे ले लिए, छुआरे ले लेते हैं, मजा आएगा। तो छुआरे देखे भी तुमने? छुआरे पता ही नहीं होगा तुम लोगों को, पता करना घर में, मम्मी पापा से पूछना छुआरे किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो छुआरे लिए, पानी में डाल दिए तुमने इस बार। अभी वो जो छुआरे थे और जो पानी था, छुआरों के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है और उसका पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी छुआरों के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का, जो भी चीज तुम्हारी थी। यानी कुल मिला के कहने का मतलब कि जो बाहर का सॉल्यूशन है, जो बाहर जो सॉल्यूशन है जो कि पानी है इस बारी में, वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। यार ये चुभ रहा है यार, मजा नहीं आ रहा, क्या हो रहा है ये बार बार यहां पे चुप सा रहा, लाल लाल हो गया देखो। तो कहने का मतलब है कि मैं कह रहा था कि छुआरे को जब तुमने पानी में डाला तो पानी इस बार लेस कॉन्सेंट्रेटेड है और छुआरे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है।
तो पानी इस बार बाहर से छुआरों की तरफ भागेगा ताकि छुआरों को ठंडा करूं, भाई बहुत कॉन्सेंट्रेशन हो गया इनमें। तो इस बार प्रोसेस जो ऑस्मोसिस होगा उसके कारण क्या होगा, छुआरों के अंदर पानी घुसता चला जाएगा ताकि छुआरों को थोड़ा सा ठंडा करे, छुआरों को थोड़ा सा हल्का करें, बोले भाई बहुत कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठंडा रख जरा। तो पानी इस बार छुआरों के अंदर घुस जाएगा। पानी छुआरों के अंदर घुसेगा, तुम सुबह उठ के देखो छुआरे डाले थे इतने निकल गए इतने यार। ऐसी कभी अंजीर डाल के देखियो, अगले दिन फूल के निकलती है फीक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो फूल के निकल गई बाहर पे, फूल के, इसका ये क्यों फूल रही है? क्योंकि इसके अंदर पानी घुस गया। तो इसका मतलब जब तुम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हो किसी भी चीज को, इस सेल वगैरह को, जो भी हम बातें कर रहे हैं, तो वो फूल जाएगा। तो फूला क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ऑस्मोसिस के प्रोसेस के कारण, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण पानी उसके अंदर घुस गया ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन कराया जा सके। और ये जो भी इक्विलिब्रियम तो मेंटेन हुआ नहीं हुआ वो पता नहीं, लेकिन ये फूल गया हमारे पास। तो ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब कई बार ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी में डालना है डाल दो, नहीं डालना मत डालो, ऐसा कुछ है। मतलब तुमने कोई भी, अब मुझे बताना है क्या एग्जांपल हो सकता है, तुमने किस चीज को पानी में डाला कि सुबह उठ के देखा जैसा डाला था वो वैसे का वैसा ही रहा, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ना तो वो फूला ना तो वो श्रिंक हुआ। तो इसका मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर था, ना पानी को उधर जाना पड़ा ना पानी को इधर आना पड़ा। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बहुत सिंपल है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहां देखो जैसे के तैसे मिल गए, वहां पे, यहाँ पे देखो जैसे थे फूल के बाहर निकले, यहाँ जैसे थे बेचारे पिचक गए, इतने से हो गए, यहाँ अंगूर बना किशमिश, यहाँ छुआरा बना फूल का, यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया, कुछ का कुछ रहा। तो जो मैं बोलना चाहता था वही बातों को ये अपनी भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी भाषा भी पढ़ लेना, बड़ा अच्छा लिखते हैं ये लोग, मैंने सुना। समझ में आ गई बात? तो देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, क्या ही बनाऊं मैं इसमें, इसको हटा देता हूं यहाँ से, इससे अच्छा यही लग रहा। अब आते हैं आगे, अब आते हैं बच्चों आगे अपने चीज में। अब देखो, अब मैं एक बार रिकॉल करता हूं क्योंकि वो जरूरी है। हम पढ़ रहे थे कि भाई जो सेल है, सेल में मैंने कहा तीन उसके मेन फीचर्स हैं जो हमें समझने हैं, तीन जो लोग हैं मेन वो हमें समझने होते हैं। एक हमारे पास है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो, जो सेल की बाउंड्री है। बहुत सारे फंक्शंस यहीं पर होते हैं, यहीं से पता चलता है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। सेल के कंटेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ज्यादा नहीं। उसके बाद साइटोप्लाज्म है, फिर न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर का फ्लूइड है, जेली लाइक सब्सटेंस जो है, और न्यूक्लियस बेसिकली जो इसका दिमाग है सेल का, जो कमांडर इन चीफ है, जो सुपरवाइजर इन लोगों का। तो लेट्स डिस्कस अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी कुछ दिखाई देती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी कुछ दिखाई देती है बच्चों। इसे कहते हैं ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसके लिए आया था। ये मोजाइक इसलिए वर्ड यूज हुआ, मोजाइक का मतलब कहते हैं छोटे छोटे आपने टुकड़े हैं कांच के, उन छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को जोड़ के पजल करके आपने बहुत बढ़िया सी फोटो बना दी, बहुत बढ़िया सी मूर्ति बना दी, स्टैचू बना दिया। देखे आपने ऐसे लोग करते हैं ना। कुछ सॉल्यूशन है इसका? तोते उड़ा दूंगा मैं किसी दिन, दोबारा से करेगा तो ऐसे। रुक जाओ, इसको यहाँ रख लूंगा तो तुम्हें आवाज आएगी, पता नहीं आएगी यार आप लोगों को आवाज? बुरा तो नहीं मानोगे यहाँ की लगा दिया? अपना ध्यान जा रहा वहां बार बार। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल बच्चों ये क्या होता है? मोजाइक वही चीज होती है, जैसे आपने कभी देखा होगा स्टेडियम में बहुत बड़ी स्क्रीन लग रही है, भाई लोग देख रहे हैं आईपीएल मैच, इतनी बड़ी स्क्रीन कौन कैसे लाता होगा? सोचो इतनी बड़ी स्क्रीन कैसे आ जाती होगी। अब ये नहीं कि मास्टर वो तो पर्दा है प्रोजेक्टर मार दे रहे, वो कांच की ही होती है, तो कैसे आ जाती है वो? तो उसमें कुछ नहीं होता। तुम्हारे घर के छोटे छोटे टीवी उठा लेते, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस से सारे टीवी 100-200 टीवी उठा दिया और 100-200 टीवी को एक साथ जोड़ दिया और उन लोगों की स्क्रीन को इस तरीके से मैनेज कर दिया कि अब जैसे अगर मुझे देखना है तुम्हें, तो मेरा इतना हिस्सा एक स्क्रीन में आ रहा, इतना हिस्सा एक स्क्रीन में आ रहा, इतना हिस्सा एक स्क्रीन में आ रहा, इतना, वो सारी स्क्रीन जुड़ गई तो मैं एकदम से दिखाई दे रहा तुम्हें। तो ये मोजाइक यही होता है बेसिकली, छोटे छोटे उनको जोड़ करके एक बड़ा सा वो बना। तो ये कह रहा है कि दादा ये भी वैसा ही कुछ है। ये आपको लग रहा होगा कि एक टाइप का कुछ, एक बाउंड्री है, बिल्कुल एक बाउंड्री है, एकदम दीवार जैसी एक बाउंड्री, ऐसी नहीं है। ये कह रहा है छोटे छोटे लोग जुड़ करके ऐसे दूर से जाकर के फील आ रहा है कि वो कुछ आपस में एक बाउंड्री टाइप के, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो इंडिविजुअल लोग आपस में हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हो रखे, ठीक है ना? तो ऐसे करके। तो अब इसको समझते हैं बच्चों, इसमें होता क्या है। ज्यादा आपके उसमें ज्यादा तो नहीं दे रखा, मैं थोड़ी छोटी सी बातें इनको समझाता हूं आपको क्या दे रखी है। देख लेना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि 7 से 10 नैनोमीटर के करीब, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। तो उतनी ही मोटी होती है, ज्यादा नहीं होती। तो तुम्हें डेटा बिल्कुल ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, वो बाद में याद हो जाएगा। मोटा मोटा समझो, मोटा मोटा यह है कि द मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर, 2 layers ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड ऑनवर्ड। पता नहीं क्या अंग्रेजी में बोल रहे बच्चों, मैं आपको समझाता हूं, पता नहीं मैं समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा। इधर देखो, कैसे नहीं समझा पाओगे मास्टर, भरोसा है हमें तुम पर। देखो इधर, ये इस तरह से लॉलीपॉप टाइप का स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये लॉलीपॉप जैसे हेड्स हैं इसके। तो ये बेसिकली मैं आपको एक रफ स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, रफ आइडिया दे रहा हूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि आपको एटलीस्ट वो समझ में आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो बच्चों देखो, ये आपको जो दिख रहा होगा, ये बोल रहा है कि ये क्या है, द मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर।
इसके पास एक फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है, बाइलेयर्स होती है, यानी कि 2 लेयर होती है, एक ये दिख रही है लेयर, एक ये दिख रही है। तो एक ही को डिस्कस करते हैं, दूसरी को बाद में कर लेंगे। जैसे ये जो लेयर होती है, जो ये फॉस्फोलिपिड्स है, ये इनका नाम क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये क्या है बच्चों, फॉस्फोलिपिड्स, मतलब एक तरह के फैट्स हैं, लिपिड्स। ये करते क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेसिकली इन 2 चीजों से मिलकर बने हैं। एक तो इसमें हेड होता है, इसका जो लॉलीपॉप टाइप का हेड दिख रहा है, गोल गोल राउंडेड सा, और बाकी इनमें 2 ही होती है, इसे टेल टाइप का कहते हैं। तो ये काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है, जैसे तुम्हारा H2O का मॉलिक्यूल होता है उस तरह का। तो इसमें इसकी खास बात यह है कि जो इसका ये हेड होता है, इसका जो दादा ये हेड वाला पार्ट होता है, ओहो मास्टर, इसका जो हेड वाला पार्ट होता है बच्चों, ये हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है, यानी वाटर लविंग होता है। और जो ये नीचे की जो ये टेल्स होती हैं ससुरी, ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक। इन्हें हाइड्रो से, पानी से इन्हें फोबिया लगता है, एकदम डर लग जाता है, ऐसा लग रहा कि इन्हें किसी डॉगी ने काट दिया एक दिन, किसी दिन जाकर के। बहुत वैसे चीज होती है वैसे तो यार, वो उसका नाम ही नहीं ले तो सही है। तो बच्चों समझ में आ रहा है मेरी बात। तो मैं कहना ये चाह रहा कि यहां पर कुल मिलाकर के क्या हुआ कि ये हाइड्रोफोबिक होती है ये, ठीक है ना, इसकी टेल भी डॉग जैसी दिख रही ना, तो डॉग पानी से डरता है ऐसा। तो ये हाइड्रोफोबिक होती है, फोबिक होती है, यानी कि वाटर हेटिंग होती है, मतलब बोलती है हम नहीं प्यार करते पानी को, पानी से चिढ़ती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये तेल होती है, क्योंकि ये फैटी होते हैं, फैट लविंग होती है, यानी कि ये कहीं ना कहीं लिपिड फिलिक होती है, यानी कि ये ऑयल को पसंद करती है, पानी को पसंद नहीं करते। और तुम्हें पता है पानी और ऑयल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसीलिए तो दोनों अलग अलग रहते हैं। ऑयल को डाल दो पानी के ऊपर, कभी भी मिलता नहीं उसके साथ जाकर के, अपना अलग ही रहता है मुंह फुला करके। तो इस तरह से बच्चों ये हाइड्रोफोबिक है, और ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है, फिलिक मतलब लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक है, नीचे वाला हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो एक छोटी सी बात हो गई। और ये पूरे को, इन दोनों को कंबाइनली बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, फॉस्फोलिपिड्स कह रहे हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है जो पानी लविंग होता है, और एक हाइड्रोफोबिक होता है जो पानी हेट करने वाला होता है, पसंद नहीं करता पानी को। तो ये ऐसे ऐसे करके, ये सारे भाई लोग ऐसे ऐसे करके यहां पर क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, ऐसे ऐसे करके। और ऐसे ही इसका ये जो है, इसका जो टेल्स रहती है वो इधर की तरफ रहती है, इसकी टेल्स इधर की तरह, 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 इसकी टेल्स इधर की तरह। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आप जूम इन करके देखोगे किताब में अपनी, तो आपको यही दिखाई देगा। तो अब ये हुआ क्यों है, देखो हुआ क्यों है, क्योंकि जो आपका सेल है बच्चों, ध्यान से समझना, ये सेल की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, इसके इस तरफ भी वाटर होगा, इसके इस तरफ भी वाटर होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो उसका होता है वो वाटर होता है, उसमें उस फ्लूइड में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन वाटर का होता है। तो यहां भी वाटर है और सेल के बाहर भी वाटर है, बाहर के एटमॉस्फेयर में। तो अब इसको क्या करना है, बाउंड्री को क्या करना होता है भाई, सब्सटेंस के साथ कम्युनिकेट करना है, जो अंदर आ रहे हैं जो बाहर जा रहे हैं। अब अंदर जो बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि मेम्ब्रेन की जो दोस्ती होनी चाहिए पानी से, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उसकी पानी से ही दुश्मनी हो जाएगी तो वो कांटेक्ट कैसे कर पाएगी, क्योंकि यहां भी पानी वहां भी पानी। तो इसीलिए इस तरफ भी इसका ये वाले, ये मोटे मोटे कद्दू जैसे, मतलब ये लॉलीपॉप जैसे ये लगे हुए यहाँ पे लेयर में, ये वाले, ताकि ये सब्सटेंस को बोलते हैं कि भाई हम तेरे साथ के हैं, तेरे दोस्त लोग हैं हम। तो वाटर जो हाइड्रो लविंग वाले रहते हैं, हाइड्रोफिलिक वाले, वो भी यहाँ रहते हैं, ताकि वाटर को आने में कोई दिक्कत ना हो। साइटोप्लाज्म कोई ऐसा ना बोले कि भाई इस तरफ मत जाओ तुम लोग, अपने लोगों को पता चल रहा ऐसा बोल दिया, तो ऐसा नहीं होता। और इस तरफ भी अपना बाहर से क्या लगता है, ये वाले हाइड्रोफिलिक वाला जो पार्ट रहता है, इसको बाहर से रखते हैं ताकि अंदर वाला भी आ सके। तो बाहर से और अंदर से दिखाने के लिए कि भाई तुम लोग बिल्कुल बेशक आ सकते हो, तुम्हारे लिए गेट ओपन है। तो इस तरह से दिखाते हैं कि देखो हम तो पानी को प्यार करते हैं, देखो तुम भी पानी वाले, हम भी पानी वाले, ऐसा दिखाते हैं। और भले ही अंदर इनके करामातें चल रही हैं, यहां पर पानी को प्यार नहीं करते ये लोग, ये बीच में। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि वो हाइड्रो, अभी बच्चों मैंने कुछ एनालॉजी के थ्रू समझा रहा हूं, लेकिन बिल्कुल चीजें ऐसी भी तो नहीं होती होंगी, है ना। तो उसके अंदर के और डीप रीजंस भी होते हैं जिसको हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझाने के लिए ये ऐसे, और मैं गलत कुछ भी नहीं कह रहा, बात वही कह रहा हूं, एनालॉजी ले रहा हूं बस बीच बीच में, बाकी अब तुम्हें मुझे लगता है समझ जाओगे। तो इस कहानी में समझ में आया कि जो ये क्या बोलते हैं, इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जो आपकी ये सेल मेम्ब्रेन होती है, बेसिकली इसका काम है कंटेंट को, जो सेल के अंदर के कंटेंट को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन को देखना कि सब्सटेंस कौन सा अंदर आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। इसीलिए ये सेमी परमेबल होती है, यानी कि ये फुल्ली परमेबल नहीं होती, सेमी परमेबल होती है, किसी को आने देती है, किसी को नहीं आने देती है। अगली बात, ये जो रहती है ये किस चीज से मिलकर बनी होती है, तो बेसिकली ये 4 लोगों से मिलकर बनी है, मोटा मोटा आप समझ सकते हो। यानी कि इसमें एक तो फॉस्फोलिपिड्स हो गए, जो मैंने आपको भी बताया, यानी कि फॉस्फोलिपिड्स, जो फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है, बाइलेयर मैंने आपको बता दिया, एक लेयर ऐसे, एक लेयर से, तो बाइलेयर होती है।
फॉस्फोलिपिड्स की, दूसरा इसमें प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन होता है, भी समझाता हूं उसके बारे में, तीसरा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंट्रीब्यूशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, और चौथा बच्चों इसमें कोलेस्ट्रॉल का कंट्रीब्यूशन होता है, ये भी हम समझेंगे एक एक करके। तो बेसिकली अगर कोई बोले कि भाई ये क्या क्या चीजों से मिली होती है, तो बेसिकली ये 4 लोगों से मिलकर बनी है, जिसमें मेजर पार्ट फॉस्फोलिपिड्स का होता है चारों तरफ, बाकी इसमें प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, कोलेस्ट्रॉल्स भी हैं, और सबका अपना अपना रोल है। हल्का हल्का रोल समझ लेते हैं, बेसिक बेसिक सा, ज्यादा ये नहीं कि उलझने में नोट्स बनाने में लगा हुआ, सिर्फ समझो बात को, कहानी चल रही है यहाँ पर, एक दो बार देख लेना, अपने आप कहानी याद हो जाएगी, वही कहानी को समझनी है तुम्हें, रट्टे मारने वाली कहानी नहीं पढ़नी। ये जो आपको दिख रहे होंगे ये ब्लू ब्लू कलर के, ये प्रोटीन्स है, ये भी ब्लू कलर का, तुम्हें ये मत सोचते दांत है मास्टर का वहां लगा दिया, ये दांत नहीं है, ये प्रोटीन ही है, ये भी प्रोटीन है। तो बच्चों इसे स्पेसिफिकली प्रोटीन चैनल्स कहते हैं। ये क्या होता है, ये पूरा ना एम्बेडेड होता है, मतलब इस सिरे से चालू होता है और इस सिरे पे आके खत्म होता है पूरा का पूरा। अभी मैं बताऊंगा क्या करता है। प्रोटीन चैनल बेसिकली सब्सटेंस के आने का एक तरह से चैनल होता है, रास्ता होता है। क्या होता है कि जो छोटे छोटे सब मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं, वो छोटे छोटे सब्सटेंस जो होते हैं वो तो इसके बीच के गैप से ही निकल लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना मोजाइक मॉडल है, यानी कहने का मतलब है कि एकदम चिपके हुए नहीं है, बिल्कुल गैपिंग भी है इनके बीच में, छोटी छोटी जूम इन करोगे तो कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होंगे जो इसके अंदर से क्रॉस कर सकते हैं, वो इसके अंदर से क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो इसके अंदर से क्रॉस नहीं कर पाते, वापस टकरा के आ जाएंगे, तो उनके लिए चैनल्स बने होते हैं, वो इन चैनल्स के थ्रू जा सकते हैं। और वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अंदर लोग रह रहे हैं फैक्ट्री में, उनके लिए जरूरी है, वो चीजें चाहिए उन्हें, तो फिर उनके जाने के लिए प्रोटीन चैनल्स बने हुए हैं। तो प्रोटीन्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो एम्बेडेड होते हैं, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं जो पेरिफेरी में होते हैं, जैसे कि सिर्फ बाउंड्री में लगे होते हैं, जैसे पेरिफेरल टाइप के प्रोटीन्स हो गए, आप समझ पा रहे हैं। उसके अलावा कुछ आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, जैसे ये वाला कार्बोहाइड्रेट समझ लो आप इसे, और ये वाला कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली, पहले कोलेस्ट्रॉल को समझ लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल का काम ये होता है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल ना आमतौर पर तेल में होता है, ऑयल में, आपने सुना हुआ कि कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, कोलेस्ट्रॉल लो हो गया, तो आपको याद हो जाएगा वहां से कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली ना एक तरह से ये काम करता है कि टेम्परेचर, अरे यार आवाज आ तो रही होगी ना प्रॉपर, जैसे ना अगर कभी सेल के अंदर गर्मी बढ़ गई एकदम से, एक अंदर है यहां बैठा हुआ, वो गर्म हो जाता है बीच बीच में, तो अगर सेल के अंदर गर्मी हो गई तो गर्मी हो जाने से क्या होता है, लचीलापन आ जाता है, आप समझते हो, एक्सपेंशन, जैसे एक वाटर ट्यूब है, एक रबर की ट्यूब है, आपने उसे गर्म कर दिया, वो लचीली हो जाएगी एकदम से, एक्सपेंशन हो जाता है ना, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ गर्माहट बढ़ी, टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ा, तो ये लचीली ना हो जाए, और अगर ये लचीली हो गई, मेम्ब्रेन अगर लचीली हो गई तो लचीली हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो ज्यादा लचीली भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है कि ज्यादा ना तो ये लचीली हो जाए, और टेम्परेचर कभी कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, एकदम सख्त सी हो जाएगी, और सख्त हो जाएगी कहीं टूट फूट ना जाए। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी को मेंटेन करने का काम करता है, खास तौर पे टेम्परेचर डिफरेंस के टाइम पर। कार्बोहाइड्रेट्स का जो काम रहता है वो ये रहता है कि ये एज अ सिग्नल की तरह काम करता है, कि तुम कार्बोहाइड्रेट्स को देख करके आइडिया लग जाता है, सेल एक दूसरे को पहचानते हैं कि इस पे ये वाला कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ था, इसके पास जाना है, इसके पास ये लगा हुआ था, इसके पास नहीं जाना है। ऐसे करके कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं सेल के बारे में बताता है, कि सेल का टाइप वगैरह समझा देता है, इनके आपस में कम्युनिकेशन का स्टाइल है ये। तुम्हारा भी तो होता है जब एग्जाम में बैठते हो, तीसरे का दूसरा है करके बताते नहीं उस समय एमसीक्यू में, वैसे करके ये लोग भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं आपस में, सेल जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का रोल प्ले होता है। तो आई होप तुम लोगों को फिलहाल समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास ये क्या नाम था इसका, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसका जो ये बाहर के जो पार्ट्स हैं जो राउंड शेप में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, कुल मिलाकर के हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि वाटर लविंग होते हैं। अंदर का जो पार्ट दिख रहा है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। यही बात इसमें भी ऑलमोस्ट बोली होगी, तुम लोग देख लेना। फिर ये इधर उधर झूम सकते हैं, चले झूम वाला गाना गा के, ये वही लिख रहा। प्रोटीन इज द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेटकीपर इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू, मैंने तुम्हें बताया इसके अंदर से चैनल से होकर के चले जाते हैं, बाकी छोटे मोटे तो यहीं से निकल लेते हैं, प्रोटीन से पूछते हुए दीवार टाप के नहीं चले जाते ऐसे कुछ लोग, हर कोई गेटकीपर से पूछ के थोड़ा ना जाता है। इधर देखो, चलो अभी ये चीज है, ये तुम घर में पढ़ लेना क्या क्या एक्टिविटी है, मैं नहीं पढ़ रहा। अच्छा इसको पढ़ लेते हैं। एक चीज होती है सेल वॉल। बच्चों सेल वॉल का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा कि जो हमारे पास ये सेल है, इसकी एक सेल की एक मेम्ब्रेन है। अब इसको वॉल भी कह सकते थे लेकिन नहीं कहा, मतलब ये कहने का मतलब है कि ये कंटेंट जो सेल के अंदर रखा हुआ है उसको प्रिजर्व कर रही है, क्या आना है क्या जाना है वगैरह वगैरह। तो सेल मेम्ब्रेन का आपको काम समझ में आ गया। अभी ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल होती है, एक और मेम्ब्रेन होती है, ऐसा समझ लो आप। लेकिन ये हर किसी में नहीं होती है, ये केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती। अब समझना क्या मतलब हुआ। हमारे पास अभी मैं टाइप्स आपको बताऊंगा सेल की, अभी हमने वैसे डिस्कस नहीं किया, अभी सेल के बारे में हल्का हल्का डिस्कस किया, लेकिन अभी पढ़ेंगे कि सेल किस टाइप में कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद।
तो ये समझ लो कि एनिमल्स मतलब जैसे मैं हो गया एनिमल, तुम भी एनिमल ही हो, चिंता मत करो, हम सब एनिमल है। तो हम लोगों का एनिमल सेल हो गया, और ऐसी प्लांट उठा लिया तुमने कोई, उस प्लांट का प्लांट सेल हो गया। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट सेल में बेसिकली क्या होता है, वॉल पाई जाती है, सेल वॉल, यानी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है उनके पास। एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, किसके पास है ये उनके पास है, हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, ये उनके पास है, क्योंकि नेचर ने कहा कि इन बेचारों को वहीं का वहीं खड़े रहना पड़ता है। तुम्हारा तो क्या, कहीं बारिश आएगी तो निकल लोगे कहीं पे भी, अपने घर भाग जाओगे, बेचारे पेड़ पौधे कहां भागेंगे। तो उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होता है, इसीलिए उनको सेल वॉल गिफ्ट कर रही थी नेचर ने। सेल वॉल जो होती है बेसिकली सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का मिक्सचर कॉम्बिनेशन होता है। और सेल वॉल को तुम कई बार खा जाते हो, हाँ, जब तुम पालक वगैरह फाइबरस चीजें खाते हो, पालक गाजर वगैरह जिसमें फाइबर होता है, वो फाइबर ही बेसिकली सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज, हाँ, हमारी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने ऐसा कोई सिस्टम सेल्यूलोज के लिए बना नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्यूलोज का काम ही नहीं था। लेकिन उसको इसलिए लेते हैं क्योंकि वो डाइजेशन वगैरह में हेल्प करता है। फाइब्रस फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं उनका जो फाइबर होता है वो ही होता है सेल्यूलोज। तो फिलहाल ज्यादा नहीं, इतना ही कहूंगा कि भाई सेल वॉल केवल प्लांट सेल्स में पाई जाती है। प्लांट के जो सेल्स होंगे, इंसानों के और शेरों के, गधों के, घोड़ों के, इनके सेलों में नहीं पाई जाती। अब ये बोल रहे इन जनरल प्लांट, वही सब बोलने में लगे हुए जो बोल रहे सेलेक्टिवली परमिएबल होती है ये भी, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि सेल वॉल हो गई तो भाई कोई अंदर ही नहीं आ सकता, ये बेचारा मर जाएगा अंदर, ये जो सेल के अंदर रखा हुआ। तो इसमें भी सेल वॉल से भी अंदर बाहर चीजें आ सकती है, बस ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, एक्स्ट्रा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके प्लांट्स को, इसीलिए सेल वॉल लगी रहती है, ठीक है ना। बाकी वो भी परमिएबल होती है, उससे भी चीजें अंदर बाहर आ जा सकती है, आना ही पड़ेगा, अदरवाइज अंदर के लोग बैठे हुए बेचारे ऐसे ही भूखे रह जाएंगे वो, ठीक है ना। अब ये फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी कहने में लगे, इतना मुझे समझ नहीं आता, आपको आता है पढ़ लेना। फिर ये कह रहे हैं पता नहीं क्या क्या, फिर दोबारा पता नहीं क्या क्या कहने में लगे हुए। अब कह रहे हैं कि 10 सेल का इंटीरियर, कोऑर्डिनेट वर्किंग सिस्टम। सेल के इंटीरियर, सेल के अंदर क्या क्या होता है दादा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ लिया कि सेल के अंदर एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरा असेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और तीसरा एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जिसके बारे में मैंने हल्का सा आपको बताया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तभी मैंने आपको ब्रॉड पिक्चर दे दी थी। अब यहां तक वेट करता, तुम्हें सॉल्यूशन बताता रहता, हाइपर हाइटो पता नहीं क्या क्या नाम के सॉल्यूशंस, तब तक तुम लोगों का दिमाग से उड़ जाता, तुम बोलते पढ़ने क्या आ रखे हम यहाँ सॉल्यूशन पढ़ाने लग गए। अब क्लैरिटी है कि वो पहले पढ़ लेता, अब वो जिक्र कर रहे हैं तो समझ में आएगा। इन एडिशन टू द न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेलीज। वो ये सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स, उस सेल के ही कुछ पार्ट और पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। बोल दो कि मास्टर आपने बताया नहीं था, मैंने बताया तो छोटे छोटे जो वर्कर्स हैं, कोई कुछ करता है, कोई एनर्जी बना रहा, कोई किसी को सामान लेकर के कहीं जा रहा, कोई बीच बीच में आग छोड़ने में लगा अपने मुंह से, ऐसे ऐसे लोग इसके अंदर बैठे रहते हैं, पढ़ेंगे उनके बारे में। तो वो होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो एक सब सेल्यूलर कंपोनेंट, क्योंकि सेल के ही सब ऑर्डिनेट टाइप के हैं, वो इस तरीके का कह रहे हैं, along with other substances presented most of which are only visible with an electron microscope। बोल रहा कि जो सेल ऑर्गेनेलीज, एक तो सेल इतना छोटा वो नहीं दिखाई दे रहा, अब वो सेल ऑर्गेनेलीज उस सेल के अंदर बैठे हुए तो वो तो वैसे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आज की डेट में बोला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उन लोगों को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आएगी मजेदार चीजें, तो मैं एक बार क्विकली रिकॉल भी करा दूंगा, तुम लोग अगर मुझे बोलोगे तो कोई टेंशन नहीं है, लाइव क्लास होती तो और मजा आता। इधर देखो, ये बोल रहा दादा, अब शुरुआत से शुरू करते हैं। हम बोलेंगे आइला अभी तक क्या कर रहे थे, बोल रहा अभी तो वो कर रहे थे हम, क्या बोलते हैं उसे, वार्म अप। तो बच्चों हमारे पास बोल रहा बैक्टीरिया, देखो कितना भयंकर लग रहा है बैक्टीरिया, किसी दिन सामने आ जाए तो हालत खराब हो जाए तुम लोगों की, लेकिन बेचारा होती तो हालत तब भी खराब है, ये सामने आए ना आए, चलो खैर कोई बात नहीं। तो ये बैक्टीरिया है बच्चों, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया, ये वाला बेसिकली एक प्लांट सेल ले रखा है इन्होंने दिखाने के लिए कि एक प्लांट सेल ऐसा दिखता होगा, मतलब ऐसा करके पॉलीगन टाइप का है, डिफरेंट टाइप से पॉलीगन टाइप का, और थोड़ा राउंडेड टाइप में जो होता है वो बेसिकली सेल जो होता है वो एनिमल सेल होता है। हम लोगों का सेल जो है वो राउंडेड टाइप का है, ठीक है ना। हाँ, तो ये एनिमल सेल हो गया, ये वाला प्लांट सेल हो गया, और ये वाला बेसिकली कौन सा सेल हो गया, बैक्टीरिया का सेल हो गया। अब ये हमें कुछ चीज बताने जा रहे हैं, पहले वो ध्यान से सुनो बच्चों। हमारे पास ना जो सेल होते हैं ना, उसको हमने दो हिस्सों में मोटा मोटा बांट रखा है। एक का नाम होता है प्रोकारियोटिक सेल्स और एक का नाम होता है यूकारियोटिक सेल। एक का नाम क्या होता है, प्रोकारियोटिक सेल, और एक का नाम होता है यूकारियोटिक सेल। बहुत प्यार से सुनना, क्योंकि मैं बचपन में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले ही समझ में आने लगा, 1-2 दिन पहले। तो प्रोकारियोटिक सेल का जो मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है मेरे भाई, तुम बोलते नहीं प्रो है, बहुत प्रो है, आज से मत बोलिए प्रो है, अपने ब्रो को प्रो मत बोलियो कभी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये बता रहा कि प्रो का मतलब बेसिकली प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का तुम अगर मतलब देखोगे थोड़ा सा, प्रिमिटिव के अलग अलग मतलब होते हैं वैसे, जो इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है, या प्रिमिटिव का एक मतलब जो यहां सूट कर रहा है वो होता है इमेच्योर, बेसिकली जो अभी वेल डेवलप्ड नहीं है,
वो वेल डेवलप्ड नहीं है, समझ लो, इसका मतलब जो अविकसित है भी एक तरह से। तो इसका मतलब प्रोकार्योटिक, और कार्योन का मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस। एक लैंग्वेज में कार्योन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो उन लोगों ने प्रो वर्ड यूज किया प्रिमिटिव के लिए, और कार्योन का मतलब न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहता है, यानी कि अविकसित न्यूक्लियस रहता है, केंद्रक रहता है, यानी कि अनडेवलप्ड रहता है, अभी भी प्रोसेस चल रहा, बेचारा डेवलप नहीं हो पा रहा ढंग से, ऐसा न्यूक्लियस जो डेवलप्ड नहीं है, तो उसको कहते हैं प्रोकार्योटिक। प्रोकार्योटिक सेल वो होते हैं जिनमें डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेल के अंदर दिमाग होता है, इसका दिमाग ही नहीं विकसित हो पाया अभी। प्रोकार्योटिक सेल होते हैं जिनका न्यूक्लियस क्या होता है, ऐसे वेल डिफाइंड नहीं हो पाता, उसे हम कहते हैं क्या, प्रोकार्योटिक सेल। ये हो गया। इसी प्रकार से एक दूसरे होते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक, ईयू, ईयू का मतलब ये बोल रहा है कि ट्रू होता, तो मान लो फिर होता होगा TRUE का बाद का UE को उल्टा कर दिया, EU हो गया, तो EU का मतलब ट्रू बोल रही है, तो मान लेते हैं भाई। तो यूकार्योटिक का मतलब होता है यूकार्योटिक, यानी यू मतलब ट्रू और कार्योन मतलब न्यूक्लियस, तो इनके पास ट्रू न्यूक्लियस जिनके पास होता है उन्हें कहते हैं यूकार्योटिक। बहुत प्यार से समझो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, नाम से अगर आप समझोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अदर देन आप कोई ट्रिक्स लगाओगे। तो प्रोकार्योटिक मतलब जिसके पास न्यूक्लियस एक तरह से नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। यूकार्योटिक मतलब जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। इससे क्या क्या होता होगा वो हम देखेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि जैसे ना, अब देखो, अब उसमें भी क्या होता है बच्चों, मेरी बात को समझना, ये हमारे पास प्रोकार्योटिक हो गया, प्रोकार्योटिक, और एक हमारे पास हो गया यूकार्योटिक। मेरी बात को थोड़ा समझना क्या क्या होता है। ये प्रोकार्योटिक जो होते हैं ये आमतौर पे यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है एक कोशिकीय होते हैं, इनमें एक ही कोशिका, एक ही सेल होता है। तुम्हारे में कितने सेल हैं, एक सेल निकाल लूंगा तुम्हारा, हाँ, तो तुम्हारे पास ट्रिलियन सेल्स होते हैं बच्चों, तुम्हारे पास क्या होते हैं, ट्रिलियन सेल्स होते हैं। मेरे पास भी ट्रिलियन ही है, मेरा मत निकालियो लेकिन, ठीक है। तो ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारे पास, और इसके पास ये मल्टी सेल्यूलर होता है, ये मल्टी सेल्यूलर मतलब, अच्छा, मल्टी सेल्यूलर, सही कह रहा मैं, नहीं, ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर भी, अभी हम एग्जांपल देकर ही रहेंगे। ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है और यूनिसेल्यूलर भी, लेकिन ये आमतौर पे यूनिसेल्यूलर ही होते हैं, और कई बार मल्टी सेल्यूलर होने का भ्रम पैदा करते हैं। कैसे, जैसे इसका एक एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल इसका है बच्चों, वो है इसका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। जो बैक्टीरिया होता है, अब समझ में आ रहा है कि बायोलॉजी पढ़ते समय डॉक्टरों की राइटिंग खराब की जाती है, भाई इतनी स्पेलिंग कौन याद रखेगा। हाँ, अब समझ में आ रहा मुझे। तो इसीलिए बच्चों बैक्टीरिया BS ऐसी तो होता होगा यार, ऐसा थोड़ा ना कि बैक्टीरिया की नहीं आ रही मुझे, BACTERIA ऐसा ही तो कुछ होता होगा। कहाँ कहाँ गया, दिख नहीं रहा, कहीं लिखा हुआ तुम्हें दिख रहा, हाँ वही होती है। हाँ, तो अब मुझे समझ में आ गया, अब से मैं ऐसे ऐसे कुछ कर दूं तो समझ जाना मैं डॉक्टर बनने की राह में हूँ, ठीक है। तो हाँ, मैथ्स पढ़ते थे बढ़िया बढ़िया राइटिंग मास्टर, और बायोलॉजी में, ठीक है चलो। तो बच्चों ये यूनिसेल्युलर है ना, इसमें ना बैक्टीरिया का एक एग्जांपल है। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर मतलब उस अकेले बंदे का एक ही सेल था, है ना। क्या क्या डायलॉग होता है, वो अलग ही लेवल का बंदा था, ये वाला बैक्टीरिया वाला, क्योंकि भाई एक ही सेल है और एक ही है, यही है। मतलब हमारे में बहुत सारे सेल है, टूट रहे फूट रहे बन रहे, बहुत कुछ होने में लगा हुआ, लेकिन बैक्टीरिया एक ही सिंगल सेल पर टिका हुआ, वन मैन आर्मी हो रखा, बिल्कुल। तो ये वन मैन, अभी क्या होता है, मैंने क्यों कहा भ्रम पैदा होता है, कई बार लगता है कि भाई बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर अपनी कॉलोनी बनाते हैं, बोलते हैं भाईचारा बढ़ाते हैं अपना, बहुत सारे बैक्टीरिया मिल जाते हैं एक जगह पे। तो दूर से देखने में लगता है कि एक सेल इस बैक्टीरिया का, एक सेल इस बैक्टीरिया का, 100 बैक्टीरिया वहां है तो हमें लगता है 100 सेल है भाई यहाँ पे एक साथ। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये लोग सबके सब अपने अपने फंक्शन कर रहे हैं, इनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, इंडिविजुअल है। तो वो बैक्टीरिया की कॉलोनी जब आती है एक साथ तो फिर आता है कि मल्टी सेल्यूलर, बट वो इंडिविजुअल अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं, इसलिए यूनिसेल्यूलर ही होते हैं प्रोकार्योटिक सेल। इनके पास अपना कोई न्यूक्लियस ही नहीं होता भाई, एक न्यूक्लियस ही नहीं है तो एक ही को संभाल ले बहुत बड़ी बात होगी, बिना दिमाग के एक भी है बहुत बड़ी बात है इसके पास। तो ये ऐसा कुछ होता है। अभी जब बात करें इस वाले की, तो ये मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर दोनों तरह का होता है। जैसे मल्टी सेल्यूलर में तो एग्जांपल आपके पास एनिमल सेल हो गया, एनिमल की स्पेलिंग आती है मास्टर, अच्छे से लिखूंगा, और दूसरा प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल ये तो एग्जांपल हो गए मल्टी सेल्यूलर के। प्लांट में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, एनिमल्स में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन आपके पास कुछ यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं बेसिकली, जो कि यूकार्योटिक है, जिनके पास न्यूक्लियस भी है और सिंगल है, वन मैन आर्मी ये भी है, लेकिन इनके पास दिमाग भी है खुद का। समझ में आ रही बात। जैसे तुमने अमीबा का नाम सुना होगा, तुमने पैरामीशियम का नाम सुना होगा, एक चप्पल जैसा शेप होता है उसका, अमीबा का नाम सुना होगा, पैरामीशियम का नाम सुना होगा, तुमने यूग्लिना का नाम सुना होगा, क्लेमाइडोमोनास का नाम नहीं भी सुना तो मुझे स्टाइल मारने दे जरा, थोड़ा 2-4 नाम याद करके आ रखा।
तो अमीबा है बच्चों, क्लेमाइडोमोनास है, यूग्लिना है, ईस्ट है, ये जो लोग होते हैं बेसिकली ये लोग यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक ही सेल होता है उस, और साथ में इनके पास इनका ट्रू न्यूक्लियस भी होता है, इनके पास इनका ट्रू न्यूक्लियस भी होता है, मतलब एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनका मौजूद होता है। मुझे ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन क्या था, ऐसे करके एक बचपन में पढ़ता था मैं ऐसा कुछ, और उसमें यहाँ पे ऐसे करके ऐसे दिखता था, ये न्यूक्लियस है इसके पास, ये कुछ तो है, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, छोड़ना चल, मुझे भी नहीं पता। तो ये हो गया। तो आप समझ जाना कि ऐसा नहीं कि यूनिसेल्युलर सिर्फ प्रोकैरियोटिक होता है, गलत, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक भी होते हैं, और उसके एग्जांपल अमीबा, यूग्लिना, ईस्ट, क्लेमाइडोमोनास टाइप के लोग होते हैं। मल्टीसेल्युलर तुम्हें समझ में आ गया। तो इसके पास अपना ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसके पास अपना ट्रू न्यूक्लियस होता है, तो इसकी डेफिनेशन में ही है। इसके पास नो न्यूक्लियस, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता दादा, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता बेचारे के पास। और इसकी जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो बेसिकली, अब देखो इसके पास कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती, न्यूक्लियस भी नहीं होता जो, अच्छा तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना बच्चों, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि किस पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज आगे जब जाती रहती है, कुछ चीजें जैसे समझ रहे हो आप जेनेटिक, तो जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है, हर सेल के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, इनके पास भी होता है, लेकिन हर इन लोगों का जेनेटिक मटेरियल जहां पर इनका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बिल्कुल सेफ तरीके से रखा जाता है, जैसे बैंक में लॉकर होते हैं ना, वैसे करके लॉकर के अंदर जेनेटिक मटेरियल रखा रहता है कि कल को कोई आकर के टपा के ना ले जा ले। इनका जेनेटिक मटेरियल बेचारा ऐसे कुछ नहीं है, वहीं फैला पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म के ऊपर, यानी साइटोप्लाज्म के ऊपर ही फैला। जैसे ये देखो इस बेचारे का, इसका दिखा देता हूं बैक्टीरिया का, क्या ही बोल रहा होगा, बोल लगा ज्यादा बेचारा बेचारा ना कर दादा, इधर देख चल, सारे डिजीज में मैं ही आता हूं, बैक्टीरिया आगे, इधर देखो। तो बच्चों ये इसके अंदर ऐसे जो सामान रखा हुआ, इसी में ये न्यूक्लियोइड होता है, ऐसे ही न्यूक्लियोइड, ऐसे कोई अलग से कोई जगह नहीं है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म के ऊपर तैर रहा होता है न्यूक्लियोइड, उसी में इसका जेनेटिक मटेरियल रखा रहता है। साइटोप्लाज्म इसके अंदर भी होता है, लेकिन इसमें फिर ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती, जैसे कि आपने देखा कि इनमें देखो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज है, देखो प्लांट में देखो ये भी कुछ है, ये भी कुछ सामान है, सामान ही सामान रखा पड़ा हुआ, इनके पास भी सामान ही सामान रखा पड़ा हुआ, इस बेचारे के पास कोई सामान नहीं होता, ऐसे ही लग रहा है जैसे कि पपीता काट दो अंदर बीज पड़े हुए, ऐसा फील आ रहा है इसको देख के बेचारे को। तो लेकिन जो भी है बोल रहा है जेनेटिक मटेरियल तो होता है मेरा, न्यूक्लियोइड में होता है मेरा जेनेटिक मटेरियल, ऐसे ही फैला पड़ा रहता है, वैसे इसमें कोई सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती, इनमें सेल ऑर्गेनेलीज होती है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेलीज जो होती है उनकी भी अपनी एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिंग लेयर, जैसे सेल ने अपनी प्रोटेक्टिंग लेयर रखी थी, न्यूक्लियस ने भी तुमने देखा अपनी प्रोटेक्टिंग लेयर रखी है, भी पढ़ेंगे डिटेल में, ऐसे ही हर सेल ऑर्गेनेलिज की अपनी बाउंड्री होती है, एक मेम्ब्रेन होती है उनकी, कुछ डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, वो हम पढ़ लेंगे। अभी बता रहा हूं अभी के लिए, एक राइबोसोम कुछ होता है, वो यहां भी होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है, और राइबोसोम एक काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली होती है। तो एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली जो यहां भी है, यानी कि उसमें भी है जहां पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, और उनमें भी है जहां पे ट्रू न्यूक्लियस है, यानी प्रोकार्योटिक में भी है और यूकार्योटिक में एकमात्र सेल ऑर्गेनेली होती है, वो है राइबोसोम, जो दोनों में होती है, या इसके पास ले देकर के एक ही सेल ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम होता है राइबोसोम। ऐसा कैसे? क्योंकि राइबोसोम की कोई भी वो नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ना यहां ना यहां, तो जो मेम्ब्रेन वाली चीजें होती है वो उसके पास कभी भी नहीं होती, और हर ऑर्गेनेली अपने पास मेम्ब्रेन रखती है एक्सेप्ट राइबोसोम। तो राइबोसोम यहां आ सकता है क्योंकि इसके पास बिना मेम्ब्रेन के लोगों को ले लेता है अपने पास, ये बोलता है तुम्हें वैसे भी कोई कमरे नहीं मिलेंगे, यहीं पे हॉल में सोना पड़ेगा सबको आकर के, तो सबके सब यहीं सो जाते हैं, राइबोसोम भी चल देता है। राइबोसोम होता क्या वो डिस्कस कर लेंगे, ऐसे ही हिंट दे दिया बस, ऐसे ही चलना यार। तो बच्चों थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ तो तुम्हें हल्का फुल्का कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अच्छा इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि इन दोनों को अलग क्यों किया, असल में ये दोनों मिल करके जो है ये दोनों यूकार्योटिक हैं और ये वाला बेचारा प्रोकार्योटिक है, लेकिन इन दोनों को अलग अलग इसलिए किया क्योंकि कुछ चीजें आपके एनिमल सेल में होती हैं, प्लांट सेल में नहीं होती हैं, प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती हैं टाइप की। जैसे फॉर एग्जांपल, बेसिक सा एग्जांपल जो आपका ये है, क्या नाम है, प्लांट सेल, इसके पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, तो एक बेसिक सा एग्जांपल हो गया। ये एक बड़ी सी थैली आपको दिखाई दे रही है, वैक्यूल कहते हैं इसे, इस वैक्यूल में पानी वगैरह स्टोर करके रखता है ये पेड़, बोलता है पता नहीं बरसात होगी नहीं होगी, तो पानी यहां पर इसने स्टोर करके रखा, ये बोल रहा नहीं भी होगी तो मेरा भाई जाकर के पी लेगा पानी किचन में जाकर के, ये एनिमल सेल कह रहा। तो इसने इतनी बड़ी बड़ी थैलियां नहीं रख रखी अपने पास, इसने छोटे छोटे वैक्यूल्स रखे अपने पास, छोटे छोटे टाइप के, इसने सेंट्रल बड़ा सा जगह घेर लेता है वैक्यूल, थोड़ी बहुत टर्जिडिटी और स्टेबिलिटी और वो देने का भी काम करता है इस प्लांट को। तो ऐसा चक्करबाजी, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि कुछ चीज इसमें होती है उसमें नहीं होती, ऐसा टाइप का कुछ कुछ का। बाकी फंडामेंटली दोनों लगभग क्या है, यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है, दोनों में ही न्यूक्लियस है, दोनों में न्यूक्लियस है और फंक्शनिंग भी ऑलमोस्ट एक जैसी है।
तो भाई प्रोकैरियोटिक तुम्हें समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तुम्हें। अभी देखो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, पता नहीं क्या टेढ़ा करके बता रहे हैं इसको, बोल रहे हैं पता नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, इधर देखो। चलो अभी हमने पढ़ा प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल, अरे चलना भाई, प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चों अगर हम देखें, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस था? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और मैं क्या कह रहा, मैं नहीं मानता यार। बच्चों ये पूरा ही उल्टा करी, एक मिनट। अरे भाई मेरे साथ धोखा हो गया क्या? बच्चों ये ना उल्टा कह रहा है यार, मास्टर को ठग रहा है ये उल्टा नहीं कह रहा क्या? ये कह रहा प्रोकैरियोटिक सेल, ये उल्टे हो गए भाई, रिप्लेस हो गई है, पता नहीं क्या कर रखा है, कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है ना? जो गलत क्या, एक मिनट, नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनेलिज यूजिंग यूनिसेलुलर कैन बी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रिमिटिव न्यूक्लियस। एक मिनट, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, प्रिमिटिव न्यूक्लियस ना, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस का सेंस वही हुआ, अच्छा मैंने सिर्फ न्यूक्लियस लेकर के चल रहा था। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब वही है ना, अविकसित सा न्यूक्लियस, यानी कि फेक सा न्यूक्लियस। तो हाँ प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, सही कह रहा, यानी कि इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसमें होता है, इसमें नहीं होता, क्योंकि इसका अपना न्यूक्लियस होता है। डायमीटर जो ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं लगभग 10 गुने होते हैं, यानी बैक्टीरिया का जो सेल होगा और जो हमारी बॉडी का सेल अगर आगे टकराने के लिए, तो हमारा वाला लगभग 10 गुना निकल जाएगा बैक्टीरिया के सेल से। नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली यूनिसेल्युलर, मैंने बताया था कि यूनिसेल्युलर टाइप का बैक्टीरिया का एग्जांपल है, और मैंने बताया था कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों होते हैं, क्योंकि इसमें अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास टाइप के लोग होते हैं। और मल्टीसेल्युलर की बात करूं तो एनिमल और प्लांट सेल्स तो होते ही होते हैं। इसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है। हाँ जी सर, हमने अभी डिस्कस किया कि मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलिज होती है इसमें प्रेजेंट नहीं होती, सबके सब लोग हॉल में बिस्तर बिछा के सो रहे होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं मैं। इसके पास प्रेजेंट होती है, और कुछों के पास डबल बाउंडेड, मतलब किसी के पास डबल लेयर्ड भी होती है। कुछों की जो सेल ऑर्गेनेलिज जो अंदर है, कुछों की डबल मेम्ब्रेन भी होती है। अभी डिस्कस करेंगे किसकी क्या क्या होती है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें कोई नहीं रहता। न्यूक्लियोइड जो रहता है, याद होगा न्यूक्लियोइड में, वो पपीते के अंदर जो बीज पड़े थे, यानी कि न्यूक्लियोइड में ही फैला पड़ा रहता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल लॉकर के अंदर रखा रहता है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक जगह होती है, वहां पर रखा रहता है इसका जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक का। आई होप यूकैरियोटिक और ये जो चीजें हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। असल में ना प्रिमिटिव न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड को कह रहे हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड को कह रहे हैं। तो आपको पता है न्यूक्लियोइड इसमें एग्जिस्ट करता है और इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड में रहता है। इसमें न्यूक्लियोइड जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ और रहता है, न्यूक्लियोलस पता नहीं क्या कहते हैं, देख लेंगे क्या कहते हैं उसे, वहां जेनेटिक मटेरियल रहता है। आई होप समझ पा रहे होंगे तुम लोग। अभी कुछ लिख रखा था इसने यहाँ पे, इन यूकैरियोटिक सेल में पता नहीं क्या कह रहा है, छोड़ो उसे। Why do eukaryotic cell need these organelles? देख लेना तुम क्यों नीड होती होगी, समझ में आ जाएगा। अब बच्चों हम सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं यार। देखो why do eukaryotic cell need, हमने देख लिया। सेल ऑर्गेनेलिज का मतलब क्या है, बहुत क्लैरिटी से समझ में आ रहा होगा मास्टर जी, कि हमारे पास ये पूरा का पूरा एक सेल है। इस सेल के अंदर हमने बोला कि यहाँ पे सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा। आपने मास्टर बताया था कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म फैला पड़ा हुआ है। फिर आप बता रहे थे कि ये जो चीज है, आपने इसके बारे में कहा था कि न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस बच्चों जो ये न्यूक्लियस मेरे भाई जो होता है ना, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब डबल मेम्ब्रेन होता है। इसकी दो लेयर होती है, एक एनवेलप टाइप का ये फॉर्म करता है, जैसे एक एनवेलप होता है, यानी इसकी डबल लेयर होती है, एक लेयर उसके बाद एक और लेयर, जैसे सेल मेम्ब्रेन उसके बाद एक और मेम्ब्रेन, तो दो मेम्ब्रेन रखता है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहे हैं इसको हम लोग, क्योंकि इसके अंदर हमने जेनेटिक मटेरियल रख रखा। हमारे आने वाली पीढ़ियों में जो इतना ज्यादा हम दिमाग लेकर के चल रहे हैं वो कहां जाएगा, तो वो इसलिए इसको सेव करके रख रहे हैं। तो इसलिए बच्चों ये क्या हो गया, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है बेसिकली, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस एनवेलप। न्यूक्लियस एनवेलप कहते हैं। आपको पता नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ, मैंने ही कुछ ज्यादा पढ़ लिया लग रहा। तो बच्चों कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस एनवेलप होता है। तो फिर इस न्यूक्लियस के अंदर दादा जब आप एंट्री मारोगे किसी दिन, तो यहां पर अंदर क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। मुझे बताओ, टाइम स्टैम्प के समय ने पीछे बताया था, न्यूक्लियोप्लाज्म ये रेड कलर का और ब्लू वाला साइटोप्लाज्म मिलकर के क्या बनाते हैं, बताओ। चलो अभी पीछे बताया था, एक्टिव लर्निंग देखता हूं कितनी हो रही तुम्हारी, ठीक है ना, और पीछे जाकर के मैं चेक करना और टाइम स्टैम्प के साथ बताना। तो ये होता है, ठीक है, एक बात हो गई। तो ये न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको न्यूक्लियस एनवेलप कहते हैं। बेसिकली इसका एनवेलप हो गया, न्यूक्लियस एनवेलप हो गया, ये वाला, ये न्यूक्लियस एनवेलप हो गया। ये जो न्यूक्लियस एनवेलप रहता है, या न्यूक्लियस की जो ये बाउंड्रीज रहती है, ये ऐसी नहीं रहती कि एकदम तुम्हें जैसे रिफाइन दिख रही है। तो तुम जूम करके जब तुमने देखा, तो तुमने देखा कि बीच बीच में भाई उसमें गेटवेज बने हुए, बीच बीच में पोर्स बने हुए। अरे यार कलर करने का थोड़ा सा नुकसान, चलो ऐसे कर लेता हूं।
तो बच्चों ना मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा टाइप का दिखा दिया, ऑल्दो कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखा दिया, लेकिन ये पोर्स होते हैं, मैंने थोड़ा सा मतलब कुछ ज्यादा ही कर दिया वैसे तो, लेकिन ये यहाँ पे ना बीच बीच में क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब कहने का मतलब है कुछ रास्ते होते हैं यहाँ पे, कुछ 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 मतलब ये डिसकंटिन्यूअस होती है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस टाइप की होती है, ये डिसकंटिन्यूअस टाइप की होती है। जो ये आपकी मेम्ब्रेन है इसकी थोड़ी सी डिसकंटिन्यूअस होती है, ये डिसकंटिन्यूअस होती है। इसी के कारण अगर कुछ सामान अंदर बाहर जाना है तो सामान के अंदर और बाहर आने का रास्ता बना रहता है, तो इसको हम ये पोर्स रहते हैं। तो ये न्यूक्लियर पोर आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे, पता नहीं अपनी बुक खोल के देखना, दिखाई दे रहे होंगे, ये होता है। और डबल लेयर्ड, देखो डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसको हम एनवेलप कहते हैं। अभी उसके बाद इस न्यूक्लियस के अंदर एक करामाती सी चीज होती है, मैं तुम्हें दिखा देना चाहूंगा आज, आज तो देखी जाएगी यार, मैं दिखाता हूं तुम्हें, रुक जाओ। ये क्या हो गया, एक मिनट बच्चों, ये जो चीज होती है एक मतलब एक तुम्हें कंडेंस सा एक इसमें चीज और दिखाई दे रही है, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस बैठा हुआ है, समझो आप। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक कॉन्सेंट्रेटेड सा हमें एक जगह दिखाई दे रही है, राउंडेड सी जगह दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सी, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस जो तुम्हें डार्क सा रीजन दिखाई दे रहा होगा, अगर पता नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, डार्क सा रीजन दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियोलस है। और इस न्यूक्लियस में ये जो रेड कलर का मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये अरे कलर ही समझ नहीं आ रहे, कौन से लूं, कैसा सेट बैठेगा ये समझ ही नहीं आ रहा। अगर मैं अब ये लूंगा, दिमाग तो इसी में लग जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है बच्चों, ये वाली जो चीज है, इसको मैंने क्या कहा था, ये न्यूक्लियोप्लाज्म था, ये न्यूक्लियोप्लाज्म था। आप मेरी बात समझ लो। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में तुम लोग देखोगे, जैसे कि तुमने मान लिया कि जैसे तुमने एक जैसे तुम्हारे पास कुछ एक था, एक पानी वगैरह लिक्विड वगैरह भरा पड़ा हुआ, तुमने एक रखा हुआ जेली लाइक सब्सटेंस, उसके ऊपर तुम लोगों ने ऐसे धागे फेंक फेंक के मार दिया, ऐसे धागे उटपटांग तरीके से फेंक दिए, ऐसे यहाँ पर धागे पड़े रहते हैं ऐसे करके, मोह मोह के धागे सुना हुआ तुमने, बस ये वही वाले धागे, ये मोह मोह के धागे ऐसे पड़े हुए, बिल्कुल रैंडमली पड़े हुए, पता नहीं तुम्हें दिख रहे नहीं दिख रहे, वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, ऐसे दिखते भी नहीं है। चलो इधर देखो, तो ये बच्चों ऐसे धागे पड़े हुए न्यूक्लियस के अंदर फैले पड़े हुए धागे, तो आपको धागे यहां दिखाई दे रहे होंगे इस तरह से, इन्हें कहते हैं क्रोमेटीन। ये क्रोमेटीन जो होता है, ये एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इन्हें, यानी कि ऐसे गुथे वैसे आपस में क्या होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ऐसे फैले पड़े रहते हैं। माइक्रोस्कोप से लोगों ने देखा तो उन्हें दिखा धागे धागे से पड़े हुए, ये धागे धागे से जो पड़े होते हैं, असल में यही वो लोग हैं जिनको तुम डीएनए शीएनए कहते हो, सीएनए नहीं डीएनए कहते हो, जिन्हें तुम कहते हो कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो इन्हीं धागों में छुपा पड़ा हुआ। इन्हीं धागों का जब धागा खुलता है तो सबको समझ में आता है। बताता हूं क्या क्या होता है चीजों में। बच्चों होता यह है कि सेल जो होता है वो अपना डिवीजन करता है। ये भाई जो पूरा का पूरा सेल है ना, अभी इसको आगे जाकर के डिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान बनता है ना, तो आज भले ही तुम्हें ट्रिलियन सेल है, लेकिन सबसे पहले डे 1 में तुम्हारे मेरे पास दोनों के पास एक एक ही सेल था, हम एक ही सेल थे यार। कैसे कैसे ना, कभी कभी तो पढ़ाने के लिए भले ही मैं पढ़ा दे रहा हूँ बच्चे ये चीजें, लेकिन ये चीजें बहुत काम आती है, मजेदार थी, मतलब पता नहीं हम कुछ जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे चीजों के बारे में, लेकिन है तो सही मतलब कुछ ना। तो मतलब सोचो ना यार कि मतलब अभी हम ऐसे कुछ हैं, ठीक है, एक टाइम पे हम ऐसा कुछ थे कि जो दिखता भी नहीं था और एक ही था वो, और वो एक हो के इतना उतना, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं हूं कौन, मैं स्टमक हूं क्या, या मैं कौन हूं, मतलब यार मैं आइज हूं क्या, मेरे समझ ही नहीं, मैं हाथ हूं क्या, कौन हूं मैं। मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। तो बच्चों मैं कहना चाह रहा था कि यार ये जो न्यूक्लियस है ना, अब ये सेल ना क्या करता है कि अपने डिवीजन करके के अपने रेप्लिका तैयार करता है फटाफट से। तुमने चिट्टी वाली पिक्चर देख रखी है, वो रोबोट कैसे करता है, अपने कितने सारे रोबोट बना देता है अपने, शुरुआत में एक रहता है अकेला, चिट्टी की बात कर रहा हूँ, देखी नहीं तुमने, वो चिट्टी अपने बहुत सारी आर्मी बना देता है, वैसे ये भाई लोग भी अपनी आर्मी बना देता है, रहता एक अकेला, 1 मैन आर्मी, मतलब तुम भी किसी दिन अकेले थे और आज देखो तुम्हारे साथ कारवां चल रहा पूरा का पूरा, तुम्हें खबर ही नहीं, लेकिन ट्रिलियन लोग चल रहे तुम्हारे साथ अंदर ही अंदर, अकेला मत समझियो कभी अपने आप को। अब इधर देखो चलो, तो ये एक साइड अपने अपना कुछ डिवीजन करता है, कुछ करता भी, देखेंगे कैसे करता है, कुछ तो करता है कि ऐसे फोटोस्टेट का बटन दबाता है स्टार्ट करके, और 2 कॉपी का बटन दबाता है, 2 कॉपी हो जाती है इसकी, एक एक करके शक्तिमान की तरह 2 निकल जाते हैं बाहर। तो इस तरह से बच्चों ये जब सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है, उस समय हमने क्या देखा, जैसे हमने एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसे माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे थे, तब तक एक सेल का मन किया कि उसने देखा अगल बगल कोई देख तो नहीं रहा, उसने देखा कोई नहीं देख रहा, तो उसने अपना बटन दबाया, अपने 2 हिस्से करने लग गया। भाई वैज्ञानिक की हालत खराब हो गई ऊपर से देख के, वैज्ञानिक ने देखा नीचे देख के, तो उसने देखा कि जो ये थ्रेड लाइक्स थे, ये धागे फटाफट से ऐसे ऐसे करके कुछ शेप ले रहे हैं, और धागे शेप लेकर के कुछ तो शेप लेकर के ऐसा कुछ इंसान ऐसा कुछ बना दिया इन्होंने, मतलब कुछ एक मतलब धागे शेप लेकर के एक रील बन गए प्रॉपर, जैसे रील नहीं होती वो रील देखी तुमने कपड़े, अरे वो धागे होते हैं यार जो सुई में डालते हैं, तो प्रॉपर एकदम से मतलब सारे के सारे एकदम स्ट्रक्चर हो गए बिल्कुल,
वैज्ञानिक ने बोला आइला ये क्या है, तो उसने बोला ये क्रोमेटिन अब क्रोमोसोम बन गया, इसको क्रोमोसोम कह दिया। ये क्या बन गया, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम हमें ऐसे नहीं दिखाई देता, जब भी देखोगे सेल को ऐसे दिखाई देंगे धागे पड़े हुए, लेकिन जिस दिन इनका मन करा कि सेल को मन करा कि मुझे अपने रेप्लिका बनाने, मुझे अपने डुप्लीकेट करने, बहुत हो गया तमाशा, आर्मी खड़ी करनी है अपनी, प्रणव पांडे आर्मी, तो उसी दिन बच्चों यहाँ पे ये जो धागे होते हैं फटाफट से अपने आप को वो करने लग जाते हैं, शेप लेने लग जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो क्रोमेटिन जो रहता है, यही क्रोमेटिन थ्रेड ही आपके मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं उसी समय जब आपका सेल डिवीजन हो रहा होता है। गॉट इट। अच्छा, जो ये धागे होते हैं ना, इन धागों को भी तो जूम इन करके देखोगे तो ये आइला, ये धागे जो बने हुए ना डीएनए वगैरह से बने हुए, डीएनए प्रोटीन वगैरह से, तो ये धागों को तो तुम जूम इन करोगे तो डीएनए से बने हुए, डीएनए कितने में अरे मास्टर क्या बायोलॉजी पढ़ाओगे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए जो बच्चों होता है, ये कहीं ना कहीं इसी डीएनए के अंदर तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि ये बंदा आगे जाके भविष्य में क्या बनेगा, मतलब ऐसा तो नहीं लेकिन हाँ ऐसा ही लगभग, ये तय होता है उसके अंदर कि इसके आगे आगे कैसा, इसके बालों का कलर कौन सा देंगे, इसकी आंखों का ब्लू आइज देनी है कि नहीं देनी, इसकी आंखों में चश्मा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इसकी हाइट 6 फीट रखें या 7 फीट रखें, ये सारा का सारा डिसीजन इसके अंदर का डीएनए कर रहा होता है थ्रेड के अंदर बैठ बैठ के। और ये डीएनए बेसिकली जो इसकी फंक्शनल यूनिट होती है, जो काम कर रही होती है, वो डीएनए किसका कलेक्शन होता है, वो जीन्स का होता है, और वो जीन्स होते हैं वो जो काम करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई इसमें जीन्स, अपने मम्मी का जीन्स, पापा का जीन्स ऐसे करके वाला इफेक्ट आया इसमें, तो वो जीन्स होते हैं बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल को बेसिकली कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे के लिए। तो आप समझ गए होंगे, छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। तो कुल मिलाके न्यूक्लियस एक सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेली होती है, डबल मेम्ब्रेन्ड होती है, इसमें कुछ पोर्स होते हैं। पोर्स इसलिए होते हैं ताकि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में कम्युनिकेशन होता रहे चीजों का। अब ये बेचारा यहाँ पे डीएनए बना के करेगा क्या, इसको बाहर भी तो भेजना है, फिर ये बाहर भेजता है, फिर सेल डिवीजन होता है, दूसरे सेल में जाता है, तो अंदर बना के, ऐसा नहीं कि अंदर ही बना के रखना है, तो रास्ते भी चाहिए बाहर निकलने के। तो ये पोर्स थे, और उसके बाद और कुछ इसमें खास चीजें थी क्या और बोलने लायक, न्यूक्लियर पेयर हो गए, क्रोमेटिन मैंने बता दिया, थ्रेड मतलब एक एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। बस हो गया यार, इससे ज्यादा क्या लोग, ये जितना मैंने बताया ये भी वही बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, एक काम और होता है, देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट सा तो मुझे अच्छी चीज लगी है, द न्यूक्लियोलस इज द डेंस राउंड इन द न्यूक्लियस वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स टेक्स प्लेस। ठीक है ना। देखो एक्चुअली क्या होगा, थोड़ी देर बाद तुम बोलते हो कि मास्टर प्रोटीन नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रहा, हमारी बॉडी प्रोटीन बनाने में लगी पड़ी हुई, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। इधर देखो, चलो प्रोटीन के पाउडर खाने में लगे पड़े हुए तुम, यहाँ बेचारा ये न्यूक्लियोलस के तोते उड़ गए यहाँ पे प्रोटीन बना करके। देखो प्रोटीन कैसे बनता है। यहाँ पर बच्चों क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस होता है, ये काला काला सा जो दिख रहा है तुम लोगों को, न्यूक्लियोलस है। इसकी स्पेलिंग देख लेता हूँ पहले, फिर लिखता हूँ यहाँ पर न्यूक्लियोलस, ऐसा ही कुछ था शायद, पता नहीं क्या, पता नहीं गलत ही लिख दिया होगा मैंने। हाँ यार, मुझे ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं अपने आप से। न्यूक्लियोलस, ठीक है, चलो यार, न्यूक्लियोलस होता है बच्चों ये। तो ये कहने का मतलब है, ये न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डेंस राउंड बॉडी वेयर सिंथेसिस और राइबोसोमल सब यूनिट्स बनती है। अब सुनो होता क्या है इस न्यूक्लियस के, मैं अभी से बता रहा हूं, इस न्यूक्लियस के अंदर एक होता है, इसे कहते हैं आरएनए। जो आरएनए होता है इसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तुम्हें ज्यादा नहीं समझना, बस स्टाइल मारने लायक आ जाने चाहिए टर्म्स, ताकि लोगों को लगे तुम्हें आता है, जैसे तुम्हें लग रहा होगा मुझे आता है। मुझे आता कुछ नहीं है, बस थोड़े से नाम याद रहते हैं तो थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए इजी रहता है। तो बच्चों क्या होता है कि जो ये आरएनए होता है ना, इसके आरएनए के 3 टाइप के आरएनए तुम यहाँ पे फिलहाल पढ़ोगे, मतलब ज्यादा तुम पढ़ोगे भी नहीं वैसे इस क्लास में, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूं। एक आरएनए होता है स्मॉल आरएनए, एक टीआरएनए होता है और एक एमआरएनए होता है। तो अभी हम स्मॉल आरएनए की बात करते हैं, इसको कहते हैं राइबोज आरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए, यानी क्योंकि राइबोसोम्स को बनाने का बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब राइबोसोम्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्रोटीन बनाने वाले। मेरी बात समझ रहे हो, तुम्हारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, आइला कौन बनाएगा, उसके लिए हमने एक बंदा रखा हुआ, हायर किया हुआ, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन राइबोसोम को कौन बनाता है, तो राइबोसोम को बनाने के लिए न्यूक्लियोलस के अंदर एक आरआरएनए होता है मौजूद। ये आरआरएनए यहां बैठा हुआ बोल रहा कोई आएगा आएगा ऐसे करके कहने में लगा, तब तक इसकी आवाज यहां साइटोप्लाज्म ने सुन ली मेरे भाई, साइटोप्लाज्म ने इसकी आवाज सुन ली, बोल रहा आइला मुझे बुला रहा, बोल रहा हाँ दादा मुझे आप ही को बुला रहा। तो इसने बोला रुक जा, तेरे लिए प्रोटीन भेजता हूं मैं, मतलब ये इसके लिए यहाँ पर बच्चों क्या करता है, इसके लिए यहाँ पर ये कुछ ऐसे भेजता है यहाँ पर कुछ एक प्रोटीन टाइप का न्यूक्लियस के अंदर, और ये दोनों मिल करके यहाँ पर, ये दोनों जब मिल जाते हैं यहाँ पर आकर के एक प्रोटीन टाइप का कुछ एक आता है नीचे से, जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ से सेंड किया जाता है इसको। ये दोनों भाई लोग यहाँ पर मिलते हैं और एक सब यूनिट का निर्माण करते हैं, बेसिकली 2 सब यूनिट्स बनाते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट बनाते हैं, लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट बनाते हैं। मोटा मोटा तुम समझो, हल्का हल्का सा फंक्शन बता रहा हूं तुम्हें,
ठीक है ना, हल्का हल्का सा। मैं कोई डॉक्टर थोड़े ना हूं यार, मैं भी इतना थोड़ा थोड़ा सा ही बता रहा हूँ, जितना पढ़ लिखा है तुम भी उतना ही सुनो। लेकिन हाँ, कहानी के तौर पे समझ में आ जाएगा तुम्हें चल क्या रहा। फिर धीरे धीरे हायर ग्रेड्स में जाकर के डिटेल में स्टडी करोगे। मैं नाम बता दूंगा किससे पढ़ना है तुम लोगों को आगे जाकर के, बायोलॉजी। इधर देखो चलो, तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें देखेगा RRNA प्लस यहाँ पर एक प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म से आया और ये न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी था। ये जब दोनों आपस में आकर मिलते हैं तो ये दोनों के दोनों मिलकर के यहाँ पे सब यूनिट्स बनाते हैं, 2 सब यूनिट्स बनाते हैं। फिर ये दोनों सब यूनिट्स लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट जो रहती हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट दोनों बाहर निकलती हैं और बाहर निकल करके यहाँ साइटोप्लाज्म में आकर दोनों के दोनों कनेक्ट होती हैं और दोनों कनेक्ट होकर के बेसिकली यहाँ पर राइबोसोम बन जाता है। ये चीज ही राइबोसोम कहलाती है। जब लार्जर और स्मॉलर मिल जाते हैं तो बेसिकली लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट मिलके वो बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ ही कहना चाह रहा। द न्यूक्लियोलस इज द डेंसर राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, राइबोसोमल सब यूनिट यानी कि ये इसकी लार्जर, ये इसकी लार्जर और ये इसकी स्मॉलर सब यूनिट्स हैं। राइबोसोमल सब यूनिट्स क्या लिख रहा, सब यूनिट्स टेक्स प्लेस। लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स बनी कैसे, उसके बारे में मैंने हल्का सा बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो RRNA रहता है वो बेसिकली नीचे से साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोटीन वगैरह कुछ आता है, उसके साथ मिलकर के ये सब यूनिट्स तैयार करता है। ये सब यूनिट्स वापस बाहर आकर के जुड़ जाती हैं साइटोप्लाज्म में और राइबोसोम्स बन जाता है। तो ये हल्का हल्का वही बोलना चाह रहा है। दीज सब यूनिट्स देन एग्जिस्ट द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आती है व्हेन वन लार्जर एंड वन स्मॉलर सब यूनिट असेंबल टू फॉर्म राइबोसोम। मैंने आपको यही कहा कि दोनों मिलकर के असेंबल जब होती हैं तो ये लोग दोनों भाई लोग मिलकर के राइबोसोम बना देते हैं, ये राइबोसोम। अब राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, भी देखेंगे हम कैसे कैसे करता है। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स व्हिच आर विजिबल टू, ये सब मैंने बता दिया तुम लोगों को, मैं नहीं बता रहा बाकी का, ये मैंने बता दिया। ठीक है, हो गया। हाँ, तो एक काम हो गया। तो हमने एक हमने ऑर्गेनेलीज को पढ़ लिया बच्चों। बोला प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। याद करो प्रोकैरियोटिक सेल कौन, एग्जांपल बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया भी होता है। तो बैक्टीरिया बेसिकली इसका एग्जांपल है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। और प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा था कि उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो होता है। तो वो कहां रहता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस में। प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसे कहते हैं, न्यूक्लियोइड को कहते हैं। तो इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड में रहता है। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स रहते हैं जैसे एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स वगैरह जो रहते हैं, अमीबा वगैरह, इनका जो जेनेटिक मटेरियल रहता है बच्चों वो कहां रहता है, न्यूक्लियस सेल के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस रहता है वहां पर इनका जेनेटिक मटेरियल रहता था यूकैरियोटिक का। फिलहाल बोल रहा है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस करने के काम आता है, प्रोटीन को तैयार करता है वो, है ना, उसका प्रोसेस है वो, ज्यादा आपको दे नहीं रखा बुक में, हम पढ़ेंगे भी नहीं। दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर्स मे बी प्रेजेंट। अब देखो जो ये राइबोसोम्स होता है इसके बारे में इतना तो सुन लो, देखो हमें हल्का हल्का तो कुछ तो समझ में आ गया, देखो एक बेसिक पिक्चर तो समझ में आ गई है, कुछ तो समझाया मास्टर ने तुम्हें, ऐसी बात नहीं है। हुआ क्या बच्चों कि जो ये अपना, अब आप समझ पा रहे हैं कि ये पूरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पोर्स हैं, ये न्यूक्लियस के कौन है, पोर्स हैं, फिर ये न्यूक्लियस एनवलप है, डबल लेयर है, न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है क्रोमेटिन है, फिर ये डेंस सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस है। इस न्यूक्लियोलस के अंदर जाएंगे तो RRNA है, फिर RRNA के लिए नीचे यहाँ से जो बाहर का जो साइटोप्लाज्म से एक प्रोटीन वगैरह कुछ आता है वो न्यूक्लियोलस में जो RRNA रहता है उसके साथ मिलता है, 2 सब यूनिट्स बनाता है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। दोनों सब यूनिट्स निकलती हैं न्यूक्लियोलस से, न्यूक्लियोप्लाज्म से निकल के साइटोप्लाज्म में आती है और दोनों सब यूनिट असेंबल होती है, राइबोसोम बन जाता है। ये तो समझ में आ गया। और यही राइबोसोम हम कह रहे हैं कि प्रोटीन बनाने के आगे काम करता है। कैसे करता है वो हल्का सा बता दूंगा अभी। लेकिन ये राइबोसोम्स के 2 टाइप होते हैं। ये जो दादा राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम जो ऊपर से बन के नीचे तैयार हुआ राइबोसोम्स, इसके 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं फ्री राइबोसोम्स, मतलब फ्रीली मूव करने वाले, जो साइटोप्लाज्म, इसके बाहर पे आप आओगे सेल आएगा ना, तो सेल में यहां पर कौन होगा दादा, साइटोप्लाज्म होगा ना, सेल में साइटोप्लाज्म होगा क्योंकि तो न्यूक्लियस था। तो यहां पर जो साइटोप्लाज्म होगा मेरे भाई, जो साइटोप्लाज्म यहां पर है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ फ्रीली मूव करता है राइबोसोम्स, कुछ राइबोसोम फ्रीली मूव करता है साइटोप्लाज्म के अंदर और प्रोटीन सिंथेसिस करते रहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के लिए जरूरी है, जो कि सेल के लिए जरूरी है, क्योंकि सेल में और भी भाई लोग रह रहे हैं, सबको प्रोटीन चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबको बॉडी बनाने का शौक होगा, तो उन सबको थोड़ा थोड़ा जो यानी कि कहने का मतलब है जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है वो बनाने का वो लोग काम करते हैं। यानी कौन से, ये फ्री वाले। तो फ्री वाले जो राइबोसोम्स होते हैं, ये फ्री अभी समझ में आएगा क्यों कह रहा हूं। तो ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट साइटोप्लाज्म को रहती है उसका निर्माण करते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ रहते हैं जो कि
बाउंडेड रहते हैं। एक होते हैं मेरे भाई, इन्हें क्या कहते हैं, बाउंडेड राइबोसोम्स। अब ये बाउंडेड राइबोसोम्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। ये बाउंडेड राइबोसोम्स जो रहते हैं, ये न्यूक्लियस से ही अटैच्ड कुछ आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये जो न्यूक्लियस से अटैच्ड स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको कहते हैं बेसिकली ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर या स्केलेटन है, जैसे कि आपके घरों को खड़ा करने के लिए कुछ बीम वगैरह खंबे खुंबे लगे रहते हैं, तो एक तरह का स्ट्रक्चर है जो बेसिकली सेल को थोड़ा सा शेप देने का काम करता है, फैला रहता है पूरे सेल में एक तरह से। तो ये न्यूक्लियस के पास ही शुरुआत में आता है, न्यूक्लियस के पास पे ही आ जाता है, एकदम न्यूक्लियस से चिपका हुआ ही रहता है। तो न्यूक्लियस से जैसे ही वो राइबोसोमल निकलते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो राइबोसोमल यूनिट्स, उनमें से कुछ राइबोसोम्स जो रहते हैं वो इस ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, इम्बीड हो जाते हैं। यानी कि जो आपको अब जूम करना अपनी बुक में देखना, इसमें ना दाने दाने से दिख रहे होंगे आपको, दाने दाने से खुरदुरा खुरदुरा सा कुछ दिख रहा होगा। तो जो खुरदुरा खुरदुरा सा आपको इसमें कुछ दिखेगा, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। क्योंकि जब माइक्रोस्कोप से लोगों ने उसे देखा तो वो कैसा दिखता है, खुरदुरा सा दिखता है, रफ सा दिखता है। और वो क्यों दिखता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं। ये जो राइबोसोम जो वहां से बन करके आए हैं, जो यहाँ पे अभी साइटो न्यूक्लियर, वो जो आपने देखा था ऊपर न्यूक्लियोलस में जो आरएनए और प्रोटीन मिलकर के सब यूनिट्स बना रहे थे, कुछ राइबोसोम्स तो फैल गए साइटोप्लाज्म में आके, कुछ आकर के इसके ऊपर बैठ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और जिस पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो राइबोसोम बैठते हैं, वो रफ दिखने लग जाती है, इसलिए उसे कहते हैं कि वो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन पूरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो राइबोसोम्स नहीं होते, जिस हिस्से में वो नहीं होते वो स्मूथ होती है, वहां पर आपको रफनेस नहीं दिखाई देती, उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बच्चों, वो आपके क्या करते हैं, वो बेसिकली सिंथेसिस करते हैं, किसका, स्टोर करते हैं फैट और हार्मोन्स का। यानी कि जो फैट होता है, क्योंकि फैट यानी ऑयल जो होता है वो कैसा होता है, तेली सा, मतलब कैसा होता है, स्मूथ ना। तो स्मूथ वाले में आपको याद रहेगा कि स्मूथ वाले बेसिकली फैट सिंथेसाइज करते हैं, फैट का संश्लेषण करते हैं, फैट को बनाने का काम करते हैं, हार्मोन्स को बनाने का काम करते हैं। जबकि रफ वाले जो करते हैं वो क्या करते हैं, रफ वाले में राइबोसोम्स रहते हैं, और चूंकि उसमें राइबोसोम्स रहते हैं तो इसीलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस करते होंगे, इसीलिए मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिक्रेशन। ठीक है ना। तो अब आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया कि जो राइबोसोम्स थे वो फ्रीली भी होते हैं, बाउंडेड भी होते हैं। जो फ्रीली होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स बनाते हैं, जिसकी खपत यही साइटोप्लाज्म में हो जाती है। बाकी जो कुछ होते हैं, क्योंकि इसी से अटैच होता है, तो कुछ जो वो रहते हैं राइबोसोम, वो बेसिकली ट्रैप हो जाते हैं किसके ऊपर, ईआर के ऊपर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और जहां पर वो ट्रैप होते हैं वो सरफेस को रफ कर देते हैं, ऊपर से देखने पे ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, तो उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर वो अटैच नहीं होते उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स रहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली हार्मोन्स और फैट को स्टोर करने के लिए और सिंथेसाइज करने के लिए काम में आता है, काम करता है। आई होप आपको ये वाली चीज भी क्लियरिटी के साथ समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आगे बढ़ ले। ये हो गया, ये हमने देख लिया वाली चीजें, ठीक है दादा, ये वाली चीजें हमने देख ली, ये सब चीजें हमने देख ली। अब एक चीज आ रही है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस एक साइंटिस्ट है, गोल्जी इनको कहते हैं, इसको हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। काय मतलब बॉडी होता है, तो इसलिए गोल्जी बॉडी भी कहते हैं इसे। काय मतलब जैसे कहते हैं ना भीम काय है, भीम की तरह काया है उसकी, तो ऐसी गोल्जी काय हिंदी में कहते हैं। गोल्जी साइंटिस्ट के कारण कहते हैं, कुछ लोग गोल्गी कहते हैं इन्हें, लेकिन मैंने देखा तो पता चला गोल्जी ही कह रहे लोग, ठीक है ना। गोल्जी, अब इनका आधार कार्ड में देखना पड़ेगा जाकर क्या लिखते थे ये। तो इन्होंने बोला कि भाई कुछ तो चीजें होती हैं, इनकी बात ही नहीं सुन रहा कोई उस समय, जब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती है, लोग सुन ही नहीं रहे बेचारे। जब चले गए दुनिया से तब लोग कह रहे हैं हाँ हाँ होता है, कुछ सही कह रहे थे गोल्जी। तो इनके ऑनर में ही कम से कम गोल्जी अपैरेटस नाम रख देते। मैं कल सोच रहा था इस बारे में, मैं सोच रहा था कि देखो कैसा है ना, अभी आपने इसे गोल्जी अपैरेटस कह के गोल्जी गोल्जी कर दिया भाई। ऐसा मतलब ठीक है, हम स्टडी के लिए पढ़ लेते हैं चीजें, लेकिन चीजें ऐसी है नहीं, ये बात ध्यान रखना हमेशा। मतलब इसका कभी भी ना वो मत करना, मतलब मैं घमंड कहना चाह रहा था, लेकिन घमंड सही वर्ड नहीं है, क्योंकि घमंड थोड़ा अलग साउंड करेगा। लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हें आ गया कुछ, जैसे मैं भी नहीं सोच रहा मुझे कुछ आया, मुझे कुछ भी नहीं आया इसमें। हाँ मतलब लग रहा होगा कि, मतलब लग रहा है क्या, मतलब वैसे तो ठीक ठीक बोल दे रहा हूं ना, लेकिन चक्करबाजी क्या है बच्चों की, ये चीजें ना मतलब कैसा है ना, मतलब देखो नाम रख दिया किसी ने गोल्जी, गोल्जी करके लोग बोलने लग गए कि ऐसा करके ना। अब गोल्जी के मम्मी पापा ही अगर गोल्जी का नाम गोल्जी नहीं रखते, तो तुम इसको गोल्जी की जगह कुछ और कह रहे होते फिर, मतलब एक पिक्चर ही बदल जाती है पूरी की पूरी ना। मतलब चल छोड़ यार, तुम नहीं समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा, क्योंकि मैं ही नहीं समझ रहा। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो गोल्जी का बच्चों काम क्या होता है, गोल्जी अपैरेटस बेसिकली पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर होता है। ये भी बोल रहे कि मास्टर ऐसे ही पढ़ा, तुम सही पढ़ा रहे,
तुम्हारी एनालॉजी ठीक लग रही है। बोल रहा है जैसे बच्चों फैक्ट्री है, अभी जो कुल में आकर के हुआ क्या, राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लगे रहे प्रोटीन मैन्युफैक्चर। जैसे तुम लोग एक फैक्ट्री के अंदर गए, कुछ वहां पर वर्कर्स लगे हुए, दे दनादन प्रोडक्ट बना रहे, दे दनादन प्रोडक्ट बना रहे। तो जैसे वर्कर्स प्रोडक्ट बनाते हैं, वैसे ही भाई हमारा राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। अब जो वर्कर्स हैं वो प्रोडक्ट बनाने में बिजी हैं, उनको ये नहीं कि प्रोडक्ट बनाया लेकर के जा रहे हैं, शिपिंग करने जा रहे हैं, आपका नॉक डोर कर रहे हैं, ओटीपी पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट आपके हाथ में दे रहे हैं, सारे काम वो थोड़े ना करते हैं। उनका काम है भाई तुम बनाते रहो, बस तुम नजरें वहीं रखो बनाने में अपनी। तो प्रोटीन संश्लेषण का काम, जो सिंथेसिस का काम हो रहा है, वो राइबोसोम्स कर रहे हैं। राइबोसोम कह रहे हैं अल्लाह हमारा प्रोडक्शन बहुत तेज है, कोई हमें बंदे हायर करो फटाफट से, ये यहां से हटाओ सामान जल्दी जल्दी जो हम बना रहे हैं। तो यहां से जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये जो रेटिकुलम है बेसिकली, ये कन्वेयर बेल्ट की तरह समझो इसे, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास खड़ी, इसलिए इसको पता है भी प्रोटीन आएगा थोड़ी देर बाद निकल करके बाहर। तो जैसे ही प्रोटीन निकलता है, ये कन्वेयर बेल्ट अपने मतलब एज अ कन्वेयर बेल्ट समझो। कन्वेयर बेल्ट मतलब एक ऐसी वो जो बेल्ट चल रही है ना, तुमने अपना बैग रखा, आगे जाकर के ले लो बैग अपना, वैसे टाइप से। तो बेसिकली प्रोटीन इसको, तो ये एज अ कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रही है। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ उस चीज को कहीं ना कहीं स्टोर करना, थोड़ी देर के लिए वो करना, और फिर ये उसके बाद इसको ये चले जाएगा गोल्जी अपैरेटस के पास। गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा, उस प्रोटीन को बेसिकली पैकेजिंग करेगा, उस प्रोटीन की सही तरीके से कि उसको कहां जाना है, क्या नहीं करना, उसके अकॉर्डिंगली जो उसको डीएनए से जो उसको ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा और उस प्रोटीन को सही जगह पर सही जगह तक पहुंचाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि गोल्जी अपैरेटस दो काम करता है। एक काम वो प्रोटीन को लेता है यहां से, और एक काम वो प्रोटीन को पैकेजिंग करके भेजता है। इसको सिस और ट्रांस कहते हैं, इसकी फॉर्म होती है बेसिकली कि एक लेता है, रिसीवर की तरह भी काम करता है, और यहां से ट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। यहां से इनपुट लेता है, मतलब प्रोटीन ले लेता है, और उस प्रोटीन की बढ़िया सी पैकेजिंग कर करके उसको बढ़िया से उसके ऊपर वो करके जो प्रोडक्ट बना उसके ऊपर लगाना भी तो है कि कौन सी कंपनी का, तुम्हारा शिपिंग एड्रेस भी तो चिपकाना होता है। तो सारे काम करके प्रोडक्ट ऐसे बाहर निकलता है। तो यहां से तो नॉर्मल प्रोडक्ट निकला आया था, उसके बाद तो पैक होकर के यहां से बाहर निकलता है। इन्हें कहते हैं वेसिकल्स। इन वेसिकल्स की फॉर्म में, वेसिकल्स बेसिकली एक तरह की कवरिंग होती है जिसके अंदर प्रोटीन को प्रोटेक्ट करके भेजा जाता है, समझ गए, जैसे एक बलून टाइप का। तो यहां पे जो भी आप लोगों के पास सामान आया, उस सामान को वेसिकल्स के अंदर डाल करके आगे फ्लो करने का काम यह है गोल्जी अपैरेटस का। इसीलिए इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, लेता भी है चिट्ठियां, देता भी है चिट्ठियां। तो इस तरीके से बच्चों इसका काम होता है, ठीक है। हाँ, आई होप आपको समझ में आई होगा, ठीक है। मैंने कुछ बता ही दिया वैसे यार, मजाक मस्ती में बहुत कुछ बता दे रहा मैं। तो देखो, इट मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड और लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रेशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लाइसोसोम अभी हम पढ़ेंगे, ये भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेली है। किसकी तरह? उसी की तरह जैसे न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस जैसा तो खैर कोई नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस है, जैसे आपका ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे आपका राइबोसोम्स है, जैसे आपका अभी ये गोल्जी अपैरेटस है, उसी प्रकार से लाइसोसोम भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेली है। और उसको फॉर्म करने के लिए गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी जो बॉडी होती है, ये अपना रोल प्ले करती है उसके फॉर्मेशन में। अभी हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स क्या होता है, वैसे आई गया लाइसोसोम क्या होता है। तो उसमें बताने लायक बातें बच्चों मैंने आप लोगों को बता दी। इट इज फंक्शनली लिंक्ड टू द ईआर, द सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर सेल ऑर्गेनेलीज। द गोल्जी अपैरेटस एक्ट्स लाइक द सेल्स पोस्ट ऑफिस, ठीक है। हाँ, समझ में आ गई बात? आ गई आपको बात समझ में, ठीक है ना। हाँ, कुछ कुछ चीजें मैं ना थोड़ा जानबूझकर भी छोड़ रहा हूँ बच्चों, कुछ कुछ चीजें वो जरूरी नहीं है आपसे अभी डिस्कस करूँ। वो खाली मैंने क्या कहा था शुरुआत में, हमें ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हो रही है क्या? मतलब कहानी बन रही है नहीं बन रही, तुम्हारी रहने दो। लाइसोसोम्स क्या होता है? द क्लीन अप सिस्टम। लाइसोसोम का काम क्या होता है मेरे भाई? ये यहाँ का वो है, ये यहाँ का क्लीनिंग स्टाफ है। ये कहता है कि भाई आप इतने सारे लोग यहाँ पर हो, यहाँ पर थोड़ा बहुत साफ सफाई की भी जरूरत पड़ेगी, तो मालिक मुझे रख लो यहाँ पर। तो लाइसोसोम को रख लेता है, गोल्जी अपैरेटस हेल्प करवा देता है इसके बनाने में। अब लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं बहुत हैवी। मतलब ये समझ लो कि इसका ढक्कन अगर आप खोलोगे तो अंदर एसिड भरा पड़ा हुआ इसके अंदर, मतलब इतना ज्यादा तीखा एंजाइम रहता है कि वो जिस पे भी हाँ ऐसे करता है, डायनासोर की तरह आग छोड़ता है और वो वहीं पर राख हो जाता है, ठीक, जिस पे भी छोड़ता है। ऐसे ही बता रहा हूं, ये नहीं कि एग्जाम में लिख के आ गया लाइसोसोम आग छोड़ता है ऐसे करके, हाँ करके। यहां देखो, तो लाइसोसोम बेसिकली क्या होता है? जो सेल में प्रोड्यूस जो वेस्ट आता है, या सेल में कभी कभी कोई ऑर्गेनेली डेड हो जाती है, कोई ऑर्गेनेली काम नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, तो ये अकॉर्डिंगली उनको क्या करता है? नष्ट कर देता है, क्लीनिंग कर देता है, नेचर का रूल है। तो लाइसोसोम क्या होता है? सेल प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज्ड वर्न आउट ऑर्गेनेलीज ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज। हाउ डज द सेल प्रिवेंट दीज वेस्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इनसाइड इट? तो इसीलिए ये लाइसोसोम का काम यही है। लाइसोसोम करता क्या? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। देखो, सिंगल मेम्ब्रेन आया ना, अभी मैं बताऊंगा कुछ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं और कुछ डबल मेम्ब्रेन है। जैसे ये सिंगल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन थी,
माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, वो भी डबल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर उसका एक डीएनए खुद का भी होता है, उसे हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन है। जैसे न्यूक्लियस के था, अभी माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, तो वो भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। फिलहाल मैं इसको ट्रिक दे दूंगा आपकी उसकी बाद में कि कैसे याद करते हैं, फिलहाल ज्यादा टेंशन मत लो। कुल मिलाकर लाइसोसोम में भी एक सिंबल। अच्छा एक बात बताओ, क्या लाइसोसोम प्रोकार्योटिक सेल में होता है? क्या बोलोगे? नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेलीज होती ही नहीं है, और क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनेलीज, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज तो खास तौर से बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जैसे आपने देखा लाइसोसोम तो मेम्ब्रेन है, जिसपे भी मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक में होगा ही नहीं, क्योंकि समझ गए तुम लोग। तो इसके बाद अपना एक एंजाइम होता है जो ब्रेक डाउन करता है अनवांटेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और एंड इवन डैमेज्ड पार्ट ऑफ द सेल। जो डैमेज हो गया पार्ट, पता चल रहा न्यूक्लियस ही डैमेज हो गया, तो उसको भी वो कर देता है वो, ठीक है, कीपिंग इट क्लीन एंड हेल्थी। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर दे मे बी रीयूज्ड इन अदर सेल्युलर प्रोसेसेस, ठीक है ना, वो हो गया। जैसे ब्रेकडाउन वगैरह किया, कुछ उससे निकला, उसका जो भी वेस्ट निकला हो सकता है, कुछ काम आ सकता है, साइटोप्लाज्म फेंक के मारता है लाइसोसोम, बोलता है देख लो काम का है तो नहीं है तो मेरे पास वापस भेज दो, अभी इसके ठिकाने लगाता हूं। तो बच्चों ये जो है, अभी ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन स्पर्म जो रहता है, उसका ह्यूमन स्पर्म सेल जो रहता है, उसमें भी बेसिकली ये वाला जो लाइसोसोमल एंजाइम होता है प्रेजेंट रहता है, क्योंकि जब वो स्पर्म सेल जाकर के मिलता है एग सेल के साथ, तो एग सेल को उसने फर्टिलाइज करने के लिए, पेनिट्रेट करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, तो उसके लिए उसको कुछ ऐसा चाहिए जो उस चीज को, उस मेम्ब्रेन को तोड़ सके, उस एग सेल की। तो बेसिकली ये एंजाइम क्योंकि इतने पावरफुल है लाइसोसोमल एंजाइम, तो ये काम कर पाता है। तो जिस तरह का लाइसोसोमल एंजाइम, जिस तरह का एंजाइम लाइसोसोम में रहता है, वैसे ही एंजाइम ह्यूमन स्पर्म सेल में भी रहता है, ताकि वो एग को ब्रेक कर सके। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब इधर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, ये ज्यादा नहीं देख रहे। माइटोकॉन्ड्रिया का कुल मिला के मतलब इतना होता है कि यहाँ एनर्जी क्रिएशन होता है। मैं ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक, इसको हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे तभी ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फिलहाल इसका मतलब समझो, जैसे बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज है, वैसे ही एक सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसी दिखाई दे रही है। फिलहाल मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं इसके बारे में। कुल मिलाकर यहाँ पर एटीपी जनरेशन होता है, एटीपी यानी एनर्जी जनरेशन होता है। ये एनर्जी बाकी सारे सेल ऑर्गेनेलीज को भी चलाने के लिए जिनको जरूरत होती है, जैसे जैसे जरूरत होती है वो मिलती है। इवन हमें जो काम करने के लिए जरूरत होती है एनर्जी की, वो एटीपीज वगैरह यही माइटोकॉन्ड्रिया से आती है, सेल से निकल करके। इसके बारे में हम बाद में अच्छे से और पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, इसका रोल क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि एनर्जी क्रिएशन का काम करता है। जितने काम धंधे चलने हैं उसके लिए एनर्जी। फैक्ट्री खोल के बैठ गए, लाइट है नहीं तुम्हारे वहां, कैसे करोगे काम? वर्कर भी लेके बैठ गए, राइबोसोम, वहां पे राइबोसोम को भी लगा दिया, भाई प्रोटीन बना, वो बेचारा कैसे बनाएगा प्रोटीन वहां पे? तो एनर्जी चाहिए इसको, ठीक है ना। अब बच्चों आता है सेल डिवीजन, एक टॉपिक है सेल डिवीजन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक ही सेल था और आज हम ट्रिलियन सेल का एक इंसान बन जाता है। वो तभी बन पाता है कि एक सेल अपने आप को तोड़ के दो, फिर दो अपने आप को चार, चार अपने आप को आठ, ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन करते करते ये लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जाते हैं और बहुत ट्रिलियन सेल्स बनते रहते हैं। आज भी हमारे शरीर में सेल बन टूट रहे हैं। तो ये बोलता है सेल डिवीजन इज द प्रोसेस। अब ये सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं दादा, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में फर्क क्या होता है? माइटोसिस जो होता है वो सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स का मतलब ये होता है बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स मतलब कि जो आमतौर पे हमारी बॉडी के फंक्शन करने में जो सेल काम कर रहे हैं, जैसे स्किन सेल हो गया या फिर आपका मसल सेल्स हो गए, ये सोमेटिक सेल्स के एग्जांपल है, जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स है। इसके अलावा जो दूसरे टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, यानी कि हम जिसे कहते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिनका रोल होता है, उसको, वो वाले सेल्स का जो डिवीजन होता है उसको हम मियोसिस के अंदर पढ़ते हैं। तो माइटोसिस बेसिकली क्या हुआ? माइटोसिस का मोटा मोटा मतलब अगर तुम समझोगे ना, RGR इसका काम है। मतलब इसका नहीं, मतलब सेल डिवीजन का पर्पस है। इसका मतलब है कि बेसिकली आप देखोगे ये ग्रोथ के लिए काम करता है, रिपेयर के लिए काम करता है, रिप्लेसमेंट के लिए काम करता है। यानी आपके सेल को ग्रोथ भी चाहिए। एक छोटा सा बच्चा है, उसको धीरे धीरे बड़ा होना है, तो सेल ग्रोथ होती है अकॉर्डिंगली। तो सेल ग्रोथ के लिए होता है सेल डिवीजन। सेल के रिप्लेसमेंट के लिए होता है। मान लिया आपके हाथ में कट लग गया, अब वो कट लग गया, वहां से उस पर्टिकुलर जगह के सेल डैमेज हुए, तो उन सेल को अब क्या करना है, वो सेल, नए सेल आने ताकि आपकी स्किन वहां पे दोबारा से आ सके। तो वो स्किन सेल जो आने हैं उसके लिए जो आसपास के सेल्स होते हैं वो फटाफट अपना सेल डिवीजन करेंगे और सेल डिवीजन करके उस जगह को फिल करेंगे। तो रिप्लेसमेंट के लिए काम करते हैं। और रिप्लेसमेंट के, अच्छा, रिप्लेसमेंट और रिपेयर, जैसे ये तो रिपेयर वाला फंक्शन हो गया। और रिप्लेसमेंट होता है जैसे कि कहीं पर जैसे तुम्हारे बाल तुमने काट दिया, बाल ही काट दिया, वहां से अब नया बाल आना है, कैसे आएगा? तो वो ऐसे करके, अरे यार बालों से भी याद आ गया, मैंने भी तो काट दिया, चलो
तो बच्चों ये कुल मिलाकर के हमारे पास आरजीआर मैंने ऐसे ही बोल रखा है इसे, ये रिप्लेसमेंट, रिपेयर और ग्रोथ टाइप के लिए हम देखते हैं सेल्स की जरूरत होती है। और सोमेटिक सेल्स बेसिकली जो सोमेटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं माइटोसिस। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल डिवीजन होता है जैसे स्पर्म सेल वगैरह में, उसको हम कहते हैं बच्चों क्या, उसको हम कहते हैं मियोसिस, ठीक है ना। हाँ, तो माइटोसिस और मियोसिस में बेसिक फर्क समझो। जो माइटोसिस होता है उसमें आपके पास जो एक पेरेंट सेल होता है, जैसे एक सेल है और इसके पास मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इसके पास 2n क्रोमोसोम्स मौजूद है, 2n क्रोमोसोम्स मौजूद है। मैं 46 ऐसा कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि किसी की भी हम बात कर सकते हैं, ह्यूमन की नहीं कर रहे। तो इसमें अगर ये पेरेंट सेल है, यानी कि ये पेरेंट सेल है मतलब एक सेल है, इस सेल को डिवाइड करना है अपने आप को, क्योंकि ये चाहता है कि भाई मुझे नए सेल बनाने हैं, रेप्लिकेट करने हैं। तो ये पेरेंट सेल बेसिकली दो हिस्सों में, मतलब इसके प्रोसेसेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं इसके, है ना, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ऐसे अलग अलग फेजेस होते हैं। वो हमें नहीं पढ़ने अभी फिलहाल, मैं आपको मोटा मोटा मतलब बता रहा हूं कि इसके ये दो हिस्सों में 2 डॉटर अपने सेल्स बना देता है। ये डॉटर सेल है, D1 D2 कहता हूं, ऑल्दो ये सिमिलर है, कुछ भी नहीं है ना फर्क। बस ये फर्क हो जाता है कि ये जितने 2n थे अभी भी 2n ही रहेंगे और अभी भी क्रोमोसोम 2n ही रहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ये पेरेंट सेल ना टूट करके 2 हिस्सों में बदल रहा है। अब ये पेरेंट सेल नहीं रहा, 3 नहीं हो गए अब सेल, 1 से 3 नहीं हुए, 1 से 2 ही हुए, 1 से 3 नहीं हुए। वो एक जो था उसने अपने आप को, एक ही था, उसने अपने आप में ऐसा कुछ किया, डिवीजन किया, अपने ही 2 हिस्से कर लिया अलग अलग। मेरी बात समझ रहे हो, एक सेल था ऐसे करके उसने ही अपने, उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म हुआ, बाद में पढ़ने वाली चीजें होती हैं डिटेल में, अगले ग्रेड्स में पढ़ोगे, फिर वही 2 हिस्सों में बढ़ गया। तो 3 सेल नहीं हो गए, 1 से 2 हो गए, क्योंकि एक जो शुरुआत का था पेरेंट सेल जिसे तुम कह रहे हो वो खत्म हो गया। अब असलियत में यही 2 बचे हैं, डॉटर सेल्स। और ये एकदम रेप्लिकेट होते हैं इसके, मतलब जितने क्रोमोसोम्स इसमें थे उतने ही क्रोमोसोम्स इनमें भी आते हैं, कोई बंटवारा नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि 46 थे मेरे पास तो मैंने 23 बांट दी, नहीं, इसको भी 46 मिले, इसको भी 46 मिले, क्या प्रोसेस होता होगा वो अगली बात है। तो ये माइटोसिस में होता है। कुल मिला के इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि माइटोसिस में बच्चों ही कहीं लिखा होगा इसने कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल होते हैं। और ध्यान रखें पेरेंट सेल अब एग्जिस्टेंस में नहीं रहता, अब वही रहता है। इसका जो मियोसिस वाला प्रोसेस है वो बेसिकली 2 स्टेप में होता है। उसमें आपके पास अगर 2n आपके पास क्रोमोसोम्स थे, ये सबसे पहले 2 हिस्सों में दोबारा से बढ़ता है, 2 डॉटर सेल्स में बढ़ता है, D1 और D2 में। और यहां पर ये अपने जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं हाफ हाफ हो जाते हैं। इस केस में ऐसा होता है, ये हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो सेल डिवीजन होता है उसकी हम बात करें, इसे मियोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, शुरुआत में जैसे अगर इसके पास पूरे के पास 46 थे तो ये 2 हिस्सों में टूटेगा, इसके पास 23, इसके पास 23 बच जाएंगे। अब फिर ये फर्दर अपना दोबारा से क्या करते हैं, माइटोसिस जैसा प्रोसेस करते हैं। जैसे माइटोसिस इससे पहले में क्या हुआ था, ठीक उसी तरीके से ये सेल फर्दर डिवाइड होते हैं। यानी कि ये पूरा जो मियोसिस का प्रोसेस है ये 2 स्टेप में होता है। ये वाला स्टेप 1 होता है इसका, ये वाला स्टेप 1 होता है, और ये इसके बाद यहां से स्टेप 2 चालू हो गया। एक के बाद एक ये 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में बेसिकली आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हाफ डॉटर्स में बढ़ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, फिर इसके बाद जैसा माइटोसिस में हुआ था एग्जैक्टली वैसा ही होता है। यानी एक सेल अपने 2 डॉटर सेल्स बनाता है और एकदम रेप्लिका बनाता है, यानी नंबर ऑफ उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्रोमोसोम्स पे, और इसके भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे पास ये जो था इसने अपने 4 वो बना दिए इस तरीके से। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहां से इन्हें दिखाने की कोशिश की है कि एक इसके पास रेड ब्लू था तो अब इसके पास रेड रेड ब्लू ब्लू ऐसे करके सिचुएशन आ गई है, ठीक है ना। हाँ, समझ रहे हो आप, जैसे 2 थे तो अब ये 1 2 3 4 टाइप का हो गया, बस वैसी टाइप की चीज यहां पर हुई है। आई होप यार दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सारे बच्चों को बात समझ में आ गई। ज्यादा डिटेल में नहीं मैंने इस चीज को बोला, मैंने सिर्फ इसको इतना बोला जितना मुझे आता था यार। तब बोला कि मास्टर, लेकिन तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है मेरे ख्याल से, बता दिया यार। अगर कुछ नहीं तुम्हें लग रहा होगा मास्टर नहीं तुम्हें ही नहीं आता, वैसे तो सही कह रहे हैं तुम्हें, मुझे तो आता ही नहीं, कुछ नहीं आता। मैं तो चाहता भी नहीं हूँ मुझे आए भी चीजें समझ, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या किसी को भी समझ में आ भी नहीं पाएंगे। चल ना, ऐसी मजाक मस्ती के लिए तुम्हारा 9वीं निकालने के लिए पढ़ा दिया तुम लोगों को, बाकी तुम लोग अपने अकॉर्डिंग जितना तुम्हारा इंटरेस्ट होगा देख लियो, ठीक है ना। हाँ, ये चल क्यों नहीं रहा आगे। तो बच्चों यार यही है फिर, ठीक है ना। तो यही है, इसमें क्या हुआ, शुरुआत वाले में क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, लेकिन बाद वाले प्रोसेस में क्रोमोसोम्स हाफ नहीं होते, जैसे माइटोसिस में हुआ था वैसे ही तरीके से हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है आपका, ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आप अल्टीमेटली देखोगे ना तो हुआ लगभग वैसा ही है, जैसे 2n था ना तो वो 2n और 2n में ही बटा एक तरह से, अगर आप वैसे समझने की कोशिश करोगे, बट जैसे भी समझो आप। तो यार मेरे हिसाब से मैं जो चाह रहा था वो मैं कर पाया, और क्या क्या लिखा हुआ इसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ। सेल थ्योरी तुम खुद पढ़ना है
ये कह रहा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से मिलकर बना होता है, ध्यान रखियो। जो सेल होता है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है, ध्यान रखना। और ऑल जो सेल होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जो भी आप देख रहे हो आज सेल बने हुए हैं वो किसी किसी के सेल डिवीजन से आ रहे हैं। लेकिन फिर एक यक्ष प्रश्न हमेशा खड़ा हो जाता है कि वो पहला सेल कौन सा था, वो कहां से आया। क्योंकि अगर दूसरा तीसरा सेल चलो अपने पेरेंट सेल से सेल डिवीजन से आए, वो नंबर 1 का जो सेल था वो कहां से आया। इसके पीछे अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन थ्योरीज हैं, तुम्हें कहीं पता चले तो बता देना मुझे क्या होता है कि नंबर 1 का जो सेल आया था वो कहां से आया था। तो बच्चों इस प्रकार से इसका ये वाला पार्ट है, इसको भी आप पढ़ लेना। इसमें मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि सारी चीजें जो बोलने वाली थी मैंने बोल दी। जो चीजें बच्चों मुझे लगता था बताने लायक है जिससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आई होप यार तुम लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा सेशन, ठीक है ना। मुझे अगर 5 मिनट का समय मिलता मैं पूरा कंप्लीट रिवाइज कराया था। अगर तुम्हें चाहिए कि मास्टर 5 मिनट में सिर्फ डिक्टेट मुंह से बोल के रिवाइज करवा दो हमारा, मैं करवा दूंगा, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो ऐसे चलते चलते बना दूंगा घूमते घूमते, और उसमें मैं जो कुछ मैंने बोला रिवाइज करा दूंगा, ठीक है ना। सिर्फ ये ऐसी चीज होती है बोलते बोलते याद करने वाली चीजें, इसमें अलग से नहीं करना। अभी के लिए बच्चों यार इतना ही यार। तुम्हें अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना है। हाइप का बटन आता है, हाइप करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे मास्टर आज मैं तुम्हें बता दूं तुम लोग मेरे पहले स्टूडेंट हो जिन्हें मैंने बायोलॉजी पढ़ाई, और तुम्हें मेरे पहले स्टूडेंट हो जिनके कारण मैंने खुद बायोलॉजी पढ़ी। चल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।